न तंत्र है न मंत्र है, बल्कि प्रकृति रूपी संयंत्र है। ये 3 कंट्रोलिंग फैक्टर या 3 प्रिंसिपल हैं वास्तु के, सनरेज, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक हील्ड, मैग्नेटिक एनोमली। तो चाहे भल्लाट का दरवाजा हो, चाहे पुष्पदंत का दरवाजा हो, चाहे किसी का भी दरवाजा, कुबेर दरवाजा क्यों ना खोल लिया हो, इंद्र दरवाजा क्यों ना खोल लिया हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं होंगे यदि अंदर की तरफ दरवाजा या बाहर की तरफ 1 डिग्री से टिल्ट हो रहा हो। जो एलिमेंट के टेस्ट हैं, 5 एलिमेंट के टेस्ट होते, स्वाद होता, स्वाद सिर्फ पानी में होता है। यदि आपको पानी मीठा मीठा लग रहा है, यानी कि आई मीन टू से दैट अर्थ एलिमेंट यहाँ का बैलेंस है, यहाँ का सब कुछ अच्छा है। लेकिन कड़वा और तीखा लग रहा, कड़वा लग रहा है तो समझ लेना अरे ठीक क्या करा दिया आपने, खराब कर दिया। ऐसा वास्तु आज बाजार में चलेगा तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, कैसे भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो 2 पल्ले का दरवाजा इसलिए प्राचीन काल में बनाया गया, वो उसकी एक ईड़ा है, वो उसकी एक पिंगला है। कभी बना बनाया घर है, मिट्टी का पात्र रखे और उसमें जल डाले ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके। यदि वाटर का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो एनर्जी परफेक्ट है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जितनी इंटेंसिटी से ये राडें मूव होती हैं, ये मैं राडें हाथ देख रहे हैं आप, मैं तो नहीं घुमा रहा, नहीं बिल्कुल पकड़ा हुआ, जितनी इंटेंसिटी से ये मूव होती हैं उस आधार पे कह देता हूँ। जैसे ये अपार्टमेंट जो बना हुआ है ये कब्रिस्तान पर बना हुआ था, पहले कब्रिस्तान था यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे सुनने में आते हैं। अब मान लो कोई जमीन दे रहा है तो वहां पर तो ये शुद्धि कर लेगा, अपार्टमेंट में क्या करेगा सर? कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण में पैर करके शयन करता है तो वो अपनी आयु को कम करता है, प्लस रोगों को निमंत्रण दे देता है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में पैर कर लो। आप कह रहे हैं इसकी एक्यूरेसी 100 नहीं 1000%। मैंने अभी तक आज तक सैकड़ों डॉक्टरों को भी चेक किया है, और मेरा चैलेंज है दर्शकों से भी, कभी भी मेरे को रोग ना बताया जाए और मैं आके चेक कर दूंगा कि आपके अंदर कौन सी डिसीज है। तो सर जैसे बहुत सारे लोग जो रेंट पर है उनके लिए तो वास्तु की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्या आपको क्या लगता है कि वास्तु उनकी लाइफ में भी जरूरी है? ऐसे कौन से बहुत कॉमन वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं? पहले अमिताभ बच्चन जी का जो घर था वो कॉर्नर का घर था, ठीक है, बिल्कुल कोने का घर था, तो इसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। तो कॉर्नर का घर अगर आपका है तो आपकी हेल्थ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं बार बार सुनते ही आ रहे हैं, यानी कि वास्तु के बारे में। वास्तु साइंस एक ऐसा साइंस है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, और बहुत सारे इसके बारे में डिफरेंट बिलीफ भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें आपको यूट्यूब पर या अलग अलग तरह के कंटेंट में बात करते हुए सुनाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जो कि शायद उतनी एक्यूरेट नहीं है। तो आज उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। इनके साथ हमने एक स्वर विज्ञान पर एक पॉडकास्ट किया था जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और मेरा पर्सनली मानना है कि इंडिया में स्वर विज्ञान और वास्तु के बारे में इनसे बेहतर कोई और नहीं जानता है, या फिर मैं ये कहूंगा कि शायद जिस तरह से ये बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इतना आसानी से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज हम जानेंगे वास्तु के बारे में कि कैसे वास्तु की मदद से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर को बेहतर, अपने काम को बेहतर, अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर राजेंद्र जी, हमारे पॉडकास्ट पर आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर जब हमने पहला पॉडकास्ट किया जहाँ पर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पेशली स्वर विज्ञान के बारे में बात की, वो पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, इतना प्यार दिया, और मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद मेरी भी ज़िंदगी उसके बाद बदली। और आज हम वापस एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पर हमने कभी बात नहीं की। मतलब मैं सच बताऊं तो मैं वेट कर रहा था कि आप आओगे तो ही इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जिंदगी मैंने नहीं बदली, भगवान शिव की विद्या है और भगवान शिव का ज्ञान है, और उनके ही ज्ञान से हमने अपना उस विज्ञान को सीख करके अपने आप में परिवर्तन किया। सर थैंक यू सर। नहीं फिर भी सर हमें कोई ना कोई चाहिए होता है ना जो मार्गदर्शन करता है, आसान भाषा में वो हमें समझाता है। शायद वो सोर्स, वो स्रोत आप थे, तो सर थैंक यू फॉर दैट। और आई एम श्योर बहुत लोगों ने जो देखा है उनको भी ये महसूस होगा। सर जैसे आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भूगर्भ शास्त्री, 30 साल से आप ये सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। मतलब मैंने ये भी सुना है सर, जिस ज़मीन पर आप कदम रखते हैं
वहाँ की एनर्जी को गेज कर लेते हैं और वहाँ पता चल जाता है आपको कि पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मेरे को अभी रिसेंटली पता चला कि आपको गवर्नमेंट से फेलोशिप मिली, आपने इस पर पीएचडी भी की भूशास्त्र पर। और मतलब इतना सारा जब आप ये ज्ञान ले रहे हैं, पैरेलल टू दैट आप इतने सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे बिरला हो, सिप्ला हो, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो आप गाइड कर रहे हैं वास्तु में, मतलब ये भी मेरा एक बड़ा कारण था कि मैं आपको बुलाऊं और हम बहुत सारी ऐसी बातें करें ताकि ना लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ना मतलब बहुत आसान भाषा में वो अपने घर में भी वो चेंज कर पाएं, बदलाव कर पाएं, ताकि वो बेहतर चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएं या जो भी वो अपनी लाइफ में बेहतरी चाहते हैं वो कर पाएं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जितने भी टॉपिक पर हम बात करेंगे उनमें छोटी छोटी टिप्स हर उसमें मिल जाएगी, उपाय हमें पता चल जाए हर चीज़ के, ताकि लोग उसको समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। क्योंकि मैं बहुत सारे, जैसे मैं ज़्यादा नहीं जानता, आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मैं एक बार बोल लेता हूँ फिर ताकि मैं फिर चुप हो जाऊँ उसके बाद, ताकि ना लोग ना इस चीज़ को इतनी आसान भाषा में समझ जाएं कि उनको ये समझ में आए कि भाई ये ना ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं ये साइंस है, ऐसे ही नहीं है कुछ भी है। तो सर इससे शुरुआत करते हैं कि ये वास्तु है क्या, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु एक्चुअली में क्या है, ये कब शुरू हुआ? देखिए, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही वास्तु है, क्योंकि वास्तु में 5 एलिमेंट को बैलेंस करना, और 5 एलिमेंट यदि इम्बैलेंस होते तो ये सृष्टि पर, इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। आखिर इस धरती पर ही जीवन क्यों है और सारे ग्रहों के ऊपर जीवन क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर इन 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, और यहाँ पर बैलेंस है। इसलिए जब से इस सृष्टि का निर्माण है तब से वास्तु का उदय हुआ है। भले किसी ने इंप्लीमेंट करना कभी भी प्रारंभ किया हो, वो बात अलग है, लेकिन तभी से ही वास्तु है, जब से सृष्टि का ओरिजिन हुआ। तो इस वास्तु के बारे में सबसे पहले किन वेदों में या उपनिषद में कहाँ सबसे पहले जिक्र किया गया? देखिए, आप कोई भी वेद उठा करके देख लीजिए, हर वेद में, चारों वेदों में स्पष्ट उल्लेख आया है, चाहे अर्थवेद से लेकर के आप किसी भी वेद में, पुराणों को उठा के देखिए, मत्स्य पुराण से लेके वायु पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराणों में वर्णन आया है। शिव पुराण को उठा के देखिए, उसमें 5 मिथुन तत्व की जगह 5 एलिमेंट को 5 मिथुन शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हमने कोई वास्तु नहीं बना दिया, ये तो आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही वह विद्या है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अब सर अब एक्चुअली क्या है ना, आज के टाइम में क्योंकि ये पॉडकास्ट का जो ट्रेंड है, इसकी वजह से वास्तु के बारे में ना बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन, और मैंने खुद पर्सनली ये महसूस किया है सर कि 2 बड़े क्रिएटर हैं, ठीक है, उनका नाम है बहुत, लेकिन मैंने उन दोनों लोगों को बिल्कुल अपोजिट बात करते हुए सुना है। एक किसी ने बोला कि वॉशरूम को कहीं भी बना लो या वॉशरूम की डायरेक्शन कहीं भी कर लो, दूसरे ने बोला कि नहीं यही होना चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिक एग्जांपल से नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जितने लोग ये शेयरिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन मैं ऑलरेडी बाहर देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और तो मैं ये सोच रहा हूं कि लोगों को क्या ही समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज हो ही रहोगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। एक व्यक्ति पढ़ा रहा है ए फॉर एप्पल और दूसरा पढ़ा रहा है ए फॉर एलिफेंट। ए फॉर एलिफेंट अब पढ़ा सकता है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों में भृगु, अत्रि, विश्वकर्मा, इन सब ने जो ग्रंथ रचित किए, इन ग्रंथों को खोलें, इनको पढ़ें। आज मैं जो भी बात आपसे करूंगा, आप बिल्कुल रेफरेंस पूछेगा कि किस ग्रंथ में ये उल्लेख किया गया है। मेरी क्या औकात जो मैं वास्तु पे अपनी कलम चला सकूं। आज काल का क्या प्रभाव कि मैं अपना उस दिमाग को उतना विकसित कर सकूं जो कि हमारे आचार्यों में था, भगवंतों में था, ऋषि मुनियों संतों में था। उनने अपनी त्याग तपस्या के बल पर इस विज्ञान का उदय किया, और इस विज्ञान में पूरा का पूरा संपूर्ण साइंस छिपा हुआ है। ये कोई तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं है, ये व्यवस्थित जीवन जीने की कला है। क्योंकि जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वास्तु से मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग इसलिए ही डरते हैं कि उन्हें बोला जाएगा तोड़फोड़ करो, ये यहाँ से ये हटाओ, वहाँ से वो हटाओ। तो आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसलिए घबराते हैं कि यार अब तो ये बन गया, यार क्या ही जाना इस चीज़ में। लेकिन मेरे को ये बताइए सर कि
क्या वास्तु सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके लिए जीने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? खाना, पानी, सांस लेना। सांस लेना आवश्यक है ना? बिल्कुल, हाँ। सांसें यदि आप लेना आवश्यक है तो सांसों की उत्पत्ति ओरिजिन कैसे हुई? उसमें भी, सांसों में भी 5 एलिमेंट हैं। सांसों में भी आपके 5 तत्व निहित हैं और 5 तत्व आते हैं, और इन्हीं 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का नाम वास्तु है, और कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जैसे एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना वास्तु के अनुसार या वास्तु से, जिसमें कि यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है उसको उसके सही वास्तविक स्थान पर पहुंचा दिया जाए, और उसमें पूरे होल डे व्यक्ति इस ऊर्जा के सागर में डुबकी लगा करके अपने डे को सक्सेस डे बना सके। या एक और बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति अपनी मन, अपनी भावनाओं का नियंत्रण भवन के द्वारा कर सके। कंट्रोल्ड बाय बिल्डिंग। ऐसी यूनिवर्स की एनर्जी को कैप्चर कर सके जिससे कि वह व्यक्ति अपने तन मन को उत्साह के साथ और अपने शरीर को निरोग रख सके। सर, एक और मैं बेसिक सवाल करूंगा आपसे यहां पर जी। क्या वास्तु का मतलब है सही जगह घर होना, सही जगह जमीन होना, या उनकी डायरेक्शन, या घर में कौन कौन सी चीज कहां कहां रखी है, उनकी प्लेसमेंट क्या है? क्या यही सब कुछ वास्तु में आता है? देखिए, मैं फिर आपको यहां बता देना चाहता हूं, वास्तु के जो मेन प्रिंसिपल है, पहले हम प्रिंसिपल को समझे कि मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है। वास्तु टोटल चलती है सन रेज के ऊपर, सूर्य की किरणें। ठीक है। और सन जहां जहां पहुंचता है, इसको कहते हैं सन पाथ डायग्राम। हर सीजन में अलग अलग होता है। इसका आज भारत में उत्तरायण सूर्य का इतना बड़ा महत्व क्यों? उत्तरायण के सूर्य आते ही सारी एनर्जी फैल जाती है, लोगों के यहाँ शादियां, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और थोड़ा धन की बरसात होना शुरू हो जाती है उत्तरायण के सूर्य में। सारे धंधे चल पड़ते हैं उत्तरायण के सूर्य में। हर व्यक्ति अपनी स्पीड में तेज स्पीड कर लेता है उत्तरायण के सूर्य में, क्योंकि उत्तरायण का सूर्य जैसे ही आता है, उसका जो कॉम्पोजिशन, उसकी जो केमिस्ट्री होती है, वह आदमी के अंदर एनर्जी का संचार करा देती है। बस यही एनर्जी का उपयोग करने का नाम है वास्तु। ओके। इस एनर्जी को व्यक्ति किस तरह से अपनी सांसों के माध्यम से तभी ले जाएगा ना, जब उसके घर में सही तरीके से प्रवेश हो रहा होगा, चाहे विंडो के माध्यम से, डोर के माध्यम से, या उसके इंटीरियर के माध्यम से, उसके जो ओरिएंटेशन उसने जमाए हुए, प्लेसमेंट जो किए हुए हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो भी सिंबल लगाए हुए हैं, प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं, तो वो एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैप्चर करते हैं उन यूनिवर्स की एनर्जी को। यूनिवर्स की एनर्जी, आई मीन टू से दैट, कि जितने भी 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, हर ग्रह को रिप्रेजेंट करने वाला आइटम आपके घर के इंटीरियर में आपके चारों तरफ रहता है। आप जैसे कोई रिंग पहने हुए हैं या वॉच पहने हुए हैं, कोई भी आपके बॉडी में जो भी आप इसके साथ अटैच किए हुए हैं, वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। तो उस प्लैनेट की एनर्जी को वो कैप्चर कर रहा है। इसी तरह से आपके अपने घर में जब आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते, स्टडी करते, पूजा करते, भोजन करते, या आपने जो भी नित्य कर्म करते, बिजनेस की बातें करते हैं, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपको कैप्चर करने के लिए उसकी केमिस्ट्री अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग चाहिए। इसलिए अलग अलग व्यवस्थाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किए हैं सारे ग्रंथों में। इसका उपयोग करने का नाम वास्तु है। वास्तु और कुछ भी नहीं है, न तंत्र है, न मंत्र है, बल्कि प्रकृति रूपी संयंत्र है। नेचर के साथ उठना और नेचर के साथ जीवन जीने का नाम है वास्तु। अमेजिंग सर। मैं अब यहाँ पर मेरे को 3 सवाल आए हैं सर, मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहला सवाल है, 3 फेज हो सकते हैं। पहला फेज हो सकता है कि कोई घर लेना चाह रहा है जी, अभी जमीन है, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, कोई रेडीमेड फ्लैट लेना चाह रहा है, घर। तीसरा, कोई ले चुका है, ऑलरेडी घर है उसका। चौथा, वो रेंट के घर में रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके हो सकेगा तो बात करेंगे सर। पहला, सबसे पहले बात करते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं फेजेस में से गुजरता है जब भी कोई इंसान जमीन लेता है, या रहता है, काम करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर अगर एक जमीन है, कुछ भी नहीं बना है, उसका वास्तु साइंस समझने के लिए किसी को क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि किसी भी व्यक्ति को आप अपने ऑफिस में अपॉइंट करते हो, हाँ, तो अपॉइंट करने के पहले उस व्यक्ति से मीटिंग करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? लोग उस इंसान के बारे में जानते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, और वो कैसा इंसान है वो देखते हैं। कैसा इंसान है, हाँ। उसकी एनर्जी कैसी वो है, देखते हैं, बिल्कुल। उसका पावर कैसा है, हाँ। उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये देखते हैं। हाँ। एक व्यक्ति जिसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है और एक व्यक्ति बहुत सुंदर चिट्ठा 6 फीट 2 इंच का है, गोरा नारा, बढ़िया, हैंडसम, आप उसको, उसकी एनर्जी बिल्कुल डल है, बिल्कुल डल है। और एक व्यक्ति जिसकी एनर्जी जबरदस्त है, आप उस दो में से किसको सिलेक्ट करो? जिसकी एनर्जी अच्छी है सर। जिसकी एनर्जी अच्छी है। सही, हाँ। तो बस वास्तु में 70% रोल है लैंड एनर्जी का। 70% रोल है लैंड एनर्जी का। सबसे पहले आप देखेंगे लैंड एनर्जी, और ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जी, बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट को लैंड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। अर्थ एलिमेंट ही सबसे बड़ा एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में आप और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप किसी भी घर के सामने यदि टी आ जाए, घर के सामने टी आ जाए, साउथ वेस्ट की टी आ जाए, हाँ। वो अर्थ एलिमेंट को इम्बैलेंस कर देगी। उसका जो प्लाट का शेप है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना। स्लोप, अब एनर्जी के बाद हम आते हैं स्लोप, वो भी अर्थ एलिमेंट है। यानी कि कुल मिलाकर के 70% रोल होता है आपकी वास्तु में, चाहे आप कॉमर्शियल पर्पस से सिलेक्ट करें या रेसिडेंशियल पर्पस से सिलेक्ट करें, कि लैंड एनर्जी का। लैंड एनर्जी यदि अच्छी है तो फिर मेरे पास ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। अभी मेरे यहाँ 10 देशों के लोग आए हुए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। बिरला के इंस्टीट्यूट में मैंने 9 दिवस की ट्रेनिंग दी, और उसमें सारी वास्तु अगेंस्ट पाई गई। सारी वास्तु यूनिवर्सल केबल में, या फिर बिरला सीमेंट में, सतना सीमेंट में, सतना सीमेंट दिखाई गई जो 500 एकड़ लैंड पे है। बिल्कुल ईशान कोण पर सारी की सारे पत्थर, रॉ मटेरियल जो लाइमस्टोन है वो पूरा डंप किया गया था। लेकिन प्लांट चल रहा, और आज से नहीं, 40 वर्ष 50 वर्ष पहले से ईशान कोण भारी है। अब कहाँ गई आपकी वास्तु? वहां पर क्या काम कर रहा है? वहां पर काम करेगी लैंड की एनर्जी। जैसे आपके जीवन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा रोल अदा करती है? आपके अपना भाग्येश, आपकी अपनी कुंडली, आपकी अपनी कुंडली। आपके घर में ही आपके और छोटे बड़े भाई होंगे, तो क्या सबका एक सा चलता है? उसी घर में रहते ना आप, एक ही वास्तु में रहते हैं, एक ही वास्तु में रहते हैं। करेक्ट। तो इसी तरह से उस लैंड, जिस लैंड पर आपका बिजनेस किया जा रहा है, वह भूमि जहां पर आपका निवास किया जा रहा है, तो उसकी एनर्जी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाहे व्यवसाय के लिए हो, निवास के लिए हो। सेकंड वन होता है उसका स्लोप, थर्ड वन होता है उसका गेट, मेन गेट, कि वो कहां पर है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर। हाँ। स्लोप का मतलब क्या है आपका सर? स्लोप ढलान। ढलान मतलब, अच्छा, घर की घर तरफ का आ रही है। स्लोप किस तरफ है देखना। वास्तु के प्रिंसिपल जो मैंने पहला बताया, सनरेज, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि स्लोप अगेंस्ट है नेचर के, हमारी अर्थ जो पृथ्वी है कितनी डिग्री से झुकी हुई है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, 23 पॉइंट समथिंग से नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट की कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्ट कर देते हैं, आप देख लेना आपका व्यापार बहुत गति करेगा, बहुत स्पीड से चलेगा, आपके घर में सुख शांति बरसती रहेगी, आपको और कुछ बैलेंस करने की जरूरत कदापि नहीं होगी। आपके लिए स्लोप बस मेंटेन करो। और स्लोप क्या कहता है? यदि स्लोप आपका साउथ वेस्ट हुआ, या आपने तिजोरी रख दी आपने अपने घर में, और वह तिजोरी वाटर लेवल में नहीं हुई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे आप सीधे खड़े ना होकर के टिल्टेड खड़े हो जाइए, तो कितनी देर तक खड़े रहेंगे? बहुत देर तक। ग्रेविटेशनल फोर्स इम्बैलेंस। करेक्ट। आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट जरा सा ही बिगड़ने पर
आपके टायर घिसना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। बस आपकी जिंदगी को घिसाना नहीं चाहते हो तो मैं आज अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र देता हूं कि आपकी अपनी तिजोरी को वाटर लेवल में रखिए। देखिए, कहीं आपके घर की सीट के जॉन बाद में देखना, सबसे पहले सीट देखिए कि सीट वाटर लेवल में, टॉयलेट सीट वाटर लेवल में लगी है कि नहीं लगी। एक मिनट, सॉरी, वाटर लेवल का मतलब क्या है? वाटर लेवल का मतलब है कि स्पिरिट लेवल आप नहीं जानते, आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। कि समतल जगह, प्लेन जगह पर यदि आपका स्लोप अगेंस्ट हुआ, ऊंचा नीचे हुए, आप ऊंचे नीचे खड़े हो जाइए, आपका विचारों में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्ट नहीं होता है। यदि कोई भी मशीन है उसमें बेरिंग डली है, यदि डिसलोकेटेड हो जाए, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बस यही गड़बड़ आपने जो प्रभु ने आपको मशीन फिट करके दी है ना, वो ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट में होना चाहिए। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आपको टॉयलेट की बात बताई, मैंने देखा है साहब, अमित जी आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यदि कितने लोग ऐसे पाए गए जिनके जोन सही पाए गए, साउथ वेस्ट में उन्हें टॉयलेट बनाई, फिर भी कैंसर है, फिर भी कैंसर पाया गया। जब उनकी सीट का स्लोप देखा तो वह स्लोप साउथ वेस्ट की तरफ ही था। यदि सीट टिल्ट थी तो जब सीट पे हम बैठेंगे तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस होगी, तो हमें यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर पाया गया। ऐसे मेरे पास अनेक केस हैं। इस माध्यम से हम दर्शकों को यही टिप्स देना चाहते हैं कि आपके घर की जितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तिजोरी है वो वाटर लेवल में रखिए, यानी प्लेन लेवल में रखिए, या फिर स्लोप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। आपके अपने तिजोरी के साथ साथ स्टडी टेबल, या आपके अपने ऑफिस की टेबल, या आपकी कोई भी वस्तु इंपॉर्टेंट है, आपका पलंग पे 8 घंटे आप सोते हैं, और यदि स्लोप अगेंस्ट में सो गए, आप किसी अच्छे जोन में सो जाइए, चाहे वो साउथ वेस्ट में, चाहे आप बेस्ट साउथ वेस्ट में, जोन कुछ नहीं कर लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 3 कंट्रोलिंग फैक्टर या 3 प्रिंसिपल हैं वास्तु के, सनरेज, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनोमली। ओके, तो आपको ये तीनों प्रिंसिपल को हर उसमें लगाना पड़ेंगे। आपने तोड़फोड़ की वास्तु बना दिया, प्रिंसिपल को आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं, जॉन ही जॉन देखे जा रहे हैं। अरे जॉन में ये देखिए किस दिशा में, दशा ठीक करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करिए, मैग्नेटिक एनोमली को करिए, और सूर्य की किरणें, सन रेज सबसे बड़ा जादू है। सारी दुनिया इससे चलती है, दिन और रात इससे बनते हैं, सारे के सारे आप 30 त्योहार इसके बेस पर आते हैं। तो आप इनको मेंटेन नहीं करोगे तो फिर क्या है, जैसे सूर्य की किरणें बेसमेंट में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए उसको डेड लैंड कहते, बेसमेंट वास्तु में रिकमेंड नहीं किया गया। सिर्फ सारा सब कुछ बेस्ड है सनरेज। सूर्य की किरणें पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से जिस समय जहां पर पहुंचती हैं उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, इसलिए आपके विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन हर समय समय पर आता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। जिस गतिमान से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक आता है, उस गतिमान से दिन भर की दिनचर्या को व्यवस्थित करने का नाम है वास्तु। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। एक छोटा सा बहुत बेसिक सवाल है जी। जैसे ना अभी दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग, हम सबके पास ना कंपास है सर जी। अब बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि जो डायरेक्शन तो आप बता रहे हो, चलो ये तो नोट कर रहे होंगे वो, आई एम श्योर, लेकिन वो ये कंफ्यूज है कि मैं ये डायरेक्शन कहाँ से देखूं, घर के बाहर से देखूं, घर के अंदर से देखूं, घर के बीच से देखूं, कहाँ से देखूं? सर आज की स्थिति तो ये है, घर बनने के बाद अब कहीं से मत देखो। कारण क्या, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो मैं रोज, आपको मालूम होगा कि मेरे पास 1 साल का भी किसी के पास नंबर नहीं है, मतलब 1 साल के पहले किसी की विजिट संभव नहीं है। मैं सुबह 5 बजे से अपनी यात्रा को प्रारंभ करता हूँ विजिट की। मैं उठता तो 3:30 पे हूँ और मैं रात्रि में 8:30 तक कंटिन्यू विजिट करता हूँ। लेकिन मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तो इसमें सारे जगह लोहे का जाल बिछा हुआ है। यदि कंपास लेकर के आप ब्रह्म स्थान से देखेंगे या आप अपनी फेसिस के अलांग में खड़े होंगे, आपकी मैग्नेटिक सुई जो है घूम जाएगी। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। गूगल बाबा से आप
करंट लोकेशन लेकर के गूगल पे जा कर के आप उस एक्सिस को, मतलब गूगल के कंपास को उसके पैरेलल में रख के और डिग्री निकाल लीजिए, और डिग्री निकाल करके उसका सही ज्योमेट्रिक सेंटर निकालिए अपने प्लान का। और प्लान का सही ज्योमेट्रिक सेंटर निकालने के बाद उस पर उस डिग्री को एलोकेट कीजिए, या उस पर जोन अपना जो भी है चक्र लगा लीजिएगा। उससे आप आइडेंटिफाई करिए सारी डायरेक्शन, सारे जोन। और यदि आप कंपास कहीं भी लगा लेंगे तो ठीक नहीं होगा। कई लोग दरवाजे के सामने लगाते हैं। मैं यहां पर एक बात कहना भूल चुका था पहले प्रश्न के जवाब में, जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, लोग बाग सही जगह पर दरवाजा बना रहे हैं, लेकिन दरवाजे की दहलीज, दरवाजे की चौखट, दरवाजे का पल्ला यदि सूल और साउल में नहीं होगा, सूत और साउल में, यानी वर्टिकल नहीं खड़ा होगा, तो चाहे भल्लाट का दरवाजा हो, चाहे पुष्पदंत का दरवाजा हो, चाहे किसी का भी दरवाजा, कुबेर दरवाजा क्यों ना खोल लिया हो, इंद्र दरवाजा क्यों ना खोल लिया हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं होंगे यदि अंदर की तरफ दरवाजा या बाहर की तरफ 1 डिग्री से टिल्ट हो रहा हो। ये आज के आपके लिए सबसे बड़ा महा टिप्स है कि यदि आप अपने घर के सूत और साउल में चेक करिए कि आपके दरवाजा बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। यदि मैंने देखे हैं लोग बाहर भागते हुए पाए गए क्योंकि उनका दरवाजा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ झुका था, तो बीमार पाए गए, पलंग पे पड़े पाए गए क्योंकि उनका दरवाजा अंदर की तरफ टिल्टेड था, भले भल्लाट का दरवाजा खोला हुआ था। तो दोस्तों, दरवाजा कहीं खोलें, लेकिन वाटर लेवल में, सूत और साउल में दहलीज को आज चौखट को तिरखट बना दिया। उस दहलीज की स्थापना करो और प्राचीन वास्तु को देखो। आप ग्रंथों को पढ़ो कि कोई भी दरवाजा किसी राजा महाराजा, किसी छोटे व्यक्ति का कभी भी नहीं बनाया गया कि बिना दहलीज के। टॉयलेट तक में दहलीज लगती थी, लेकिन आज दहलीज निकल के बाहर फेंक दी गई और बस तिरखट हो गया। सर, एक और चीज मैं यहाँ पर, क्योंकि चौखट से ही आजकल मैंने कई वीडियो देखी हैं सर, अब आई डोंट नो कितना सही है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चौखट को नीचे से तोड़ के उसमें कोई एक मेटल की तार डालते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए, तार डालते मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। बस मैं ये कहता हूँ कि श्रेष्ठ मुहूर्त में, यदि जैसे जब हम दहलीज की स्थापना करते हैं, तब उस दहलीज के नीचे श्रेष्ठ धातुएं, श्रेष्ठ जैम मतलब उपरत्न, रत्न भी डालें तो भी कोई बात नहीं। मैंने कुछ डोर पावर ऐसे किए, इसको कहते हैं हम लोग ज्यो वास्तु में डोर पावर। डोर का पावर बढ़ाना, जो कि हजारों वर्ष पुराने भी महल पाए गए, उनके नीचे चांदी पाई गई, रत्न मिले, जब उनको निकाले गए, वो डोर, जो भी व्यक्ति उस से डोर को पार करके आएगा वो एनर्जी से भर जाएगा। एनर्जी से भर जाएगा। आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर से आजकल लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सही एनर्जी दरवाजा देता है। और दरवाजे से जब नेचुरल वेल्थ यानी प्राकृतिक ऊर्जाएं जब आपके सही स्थान से उस पर्टिकुलर डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से प्रवेश करती हैं, सूर्य की रश्मियां, तब वो पावरफुल होकर के और आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो उसका आनंद कुछ और होता है। ये कंसेप्ट है डोर पावर। मैं समझ गया। हाँ, ये डोर पावर है। अब उसको दहलीज को उखाड़ के लोग डाल रहे हैं, ऐसे ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कभी भी किसी मुहूर्त में तोड़ दे रहे हैं, कभी भी किसी मुहूर्त में डाल दे रहे हैं। ध्यान रखना, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वास्तु, द्रव्य, छेद, काल और भाव। काल मतलब मुहूर्त। सही मुहूर्त में यदि कार्य को संपन्न करोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। सही स्वर में यदि आप उस सामग्री को इंस्टॉल करोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। 27 नक्षत्र, 27 हर महीने आते हैं, और स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद में क्या जादू रहता है कि जैसे ही वो बूंद गिरती है, सीप के ऊपर मोती बन जाती है, और दूसरे दिन का पानी की बूंद कभी भी मोती का रूप धारण नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से काल का, मुहूर्त का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इसका ध्यान लोगों को रखना चाहिए, स्वर का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात स्टार्टिंग में कही थी कि आप जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं और आप बता देते हैं, वो मैं नहीं बताता हूँ,
मेरी वो सांसें बता देती हैं। जब भी मैं किसी फैक्ट्री में, जब भी मैं किसी भी घर में प्रवेश करता हूं, और जैसे ही हम अपने घर से निकलना प्रारंभ करते हैं और उस घर के दरवाजे तक आने के पूर्व हमारी सांसों का, जो एलिमेंटों का परीक्षण करता हूं। यदि आपके यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ, यदि नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमारी सांसों सांस में परिवर्तन, चेंजेस आ जाता है। जैसे ही मैं दहलीज के अंदर पैर रखता हूं, वैसे ही मेरे स्वर में परिवर्तन आ जाता है। उस स्वर के बेस में मैं बता देता हूं कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल पा रहा, आप स्वस्थ क्यों नहीं हैं, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है, आपका डूबा पैसा वापस क्यों नहीं आ पा रहा। उसका कारण है कि आपके घर के एलिमेंट इम्बैलेंस हो गए हैं। इम्बैलेंस की दुनिया में कोई भी मशीन नहीं है जितनी अच्छी प्रभु ने बना करके ये आपको दी है, इनबिल्ट की है। इससे बढ़िया मशीन और कुछ नहीं हो सकती। तो पहला तो मैं देख लेता हूं सांसों से, दूसरा रास्ते के निमित्त ज्ञान से। आप जानते होंगे 8 निमित्त होते हैं इस दुनिया में। सिर्फ 8 प्रकार की विद्याएं हैं जिनके 8 डिवीजन हैं। ये जो इस विद्या पे आप बात कर रहे हैं, इसको भू निमित्त कहा गया। ग्रंथों को पढ़ोगे, भू निमित्त यानी जमीन को देखने का विज्ञान। लोगों ने दिशाओं में खो दिया, ये जमीन को देखने का विज्ञान है। तो हमारे जो निमित्त रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, यदि रास्ते में हमारे लिए कोई भी रास्ता काट रहा है, बिल्ली काट रही है, क्या काट रहा है, कोई भी मरा पदार्थ या जानवर दिख रहा है, या फिर हमारे रास्ते में कोई मांगलिक वस्तु दिख रही है, घड़ा रहते हुए गाय दूध पिलाती हुई, बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख रही है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ उस जगह की वास्तु कैसी होगी। मैंने हजारों लोकेशन पे गया हूं, ये निमित्त कभी भी आज तक फैल नहीं हुआ। यदि एक किस्सा मैं बताता हूं, पूना में विजिट करने जा रहा था, आज से 18 वर्ष पुरानी बात है, और पहले बसों में ही बैठ के जाना पड़ता था। और मैं जा रहा था, एक रास्ते में मुझे इतनी परेशानी आई कि जिस बस में जा रहा था उस बस में एक किसी की डेथ हो गई। फिर जैसे तैसे दूसरी बस आई, दूसरी बस को कोऑर्डिनेट किया, उसमें गए तो उसके पंचर हो गया। फिर उससे मैं दूसरी एक टैक्सी में बदली मैंने। वो टैक्सी में मैं जैसे ही उस पार्टी के पास पहुंचता हूं कि टैक्सी भी टकरा जाती है दूसरे से, और खुद किसी दूसरे से नहीं, एक पिलर से ही टकरा जाती है। मैं समझ गया कि यहाँ का वास्तु दोष बहुत भयानक है। जब मैं गया तो वह पूरी की पूरी भूमि बाधित और शापित पाई गई। और जैसे ही मैंने कहा कि इस पर आप प्लांट मत रखिए, सोलापुर की बात है, पूना से सोलापुर के लिए, और वो व्यक्ति ने कहा मेरा तो फाइनेंस हो चुका है, मुझे डालना ही पड़ेगा, सब कुछ गवर्नमेंट से सिग्नल मिल चुका। साहब उनने वो प्लांट डाल लिया। मैं आपको सच घटना बता रहा हूं कि वो जितने भी प्लांट उनके भारत में थे सब बंद हो गए, एनपीए हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि वह भूमि बाधित और शापित भूमि थी। जिस भूमि पे पहुंचने के पहले मृत्यु काल साक्षात मेरे साथ अलाइन हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपके एंजल जो आपके चारों तरफ हैं आपको सिग्नल देते हैं बार बार कि सावधान, आपको ये होने वाला है। ये है निमित्त ज्ञान। अब मैं देखता हूं वहां पहुंच करके, और एक आज अपने दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं कि आम दर्शक भी आप जान सके कि हमारे घर की एनर्जी कैसी है। आपने देखा होगा वाटर सप्लाई एक जगह से ही सेम जगह से होती है। करेक्ट। किसी भी नदी से ओवरहेड टैंक बना करके सप्लाई सभी जगह, या जैसे भी रॉ वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस का बना के सभी जगह सप्लाई होती है। क्या आपने बात किया बहुत माइन्यूटली कि सभी के घर का पानी का टेस्ट अलग अलग होता है, थोड़ा सा बहुत माइन्यूटली। हाँ। जो जिसका नाड़ी शोधन होगा वही पहचान पाएगा, या जो बहुत बारीक होगा, जो हाईली सेंसिटिव होगा। मैंने देखा है मुझे हर घर का अलग अलग मिलता है। जैसे ही मैं पानी, जो शुद्ध पानी है, मैं ग्रहण करता हूँ उसके घर का, मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ की एनर्जी कैसी है। जो एलिमेंट के टेस्ट हैं, 5 एलिमेंट के टेस्ट होते, स्वाद होता, स्वाद सिर्फ पानी में होता है। यदि आपको पानी मीठा मीठा लग रहा है, यानी कि आई मीन टू से दैट अर्थ एलिमेंट यहाँ का बैलेंस है, यहाँ का सब कुछ अच्छा है। लेकिन कड़वा और तीखा लग रहा, कड़वा लग रहा है, तो समझ लेना कि उसका स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है।
एक मैं किस्सा आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ, मैं अभी यहाँ पर दिल्ली में ही गया, और दिल्ली में जब जैसे ही मैं पहुँचा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं साहब बहुत परेशान हूँ, और इसके पहले भी मैं 3 लोगों को दिखा चुका हूँ। बताते बताते कहा कि मैं ये ब्रह्म स्थान पे बहुत बड़ा दोष था, और किसी ने, वास्तुविद ने कहा, बहुत बड़ा वास्तुविद यहाँ आया और उन्होंने कहा कि ये बंद कर दो, आपके बाप और बेटे की बनती नहीं है। बोले कारण यही है, चूँकि मैंने कहा ये आपने पहले बात बताई थी। हाँ, जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो बताया था कि मुझे इसलिए वास्तु विजिट कराना है कि हमारे पिता और पुत्र में आपस में सामंजस्य नहीं है। तो जब से उन्हें बंद कराया है तब से हमारा व्यापार पूरा ठप हो गया। जो आंगन कोर्टयार्ड था वो खुला हुआ था, वो स्पेस एलिमेंट बैलेंस था। जैसे ही स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। घर में सारे लोग लगभग रोगी हो गए। मैं स्पेस एलिमेंट का कड़वा टेस्ट बता रहा हूँ। मैंने उनके यहाँ का पानी पिया और मैंने कहा कि आपका ब्रह्म स्थान पे लेके चलिए, तो बोले वो तो मैंने ठीक करा दिया सर। अरे ठीक क्या करा दिया, आपने खराब कर दिया। ऐसा वास्तु आज बाजार में चलेगा तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, कैसे भारत सोने की चिड़िया बनेगा, कैसे हम मोदी जी के सपनों को साकार कर पाएंगे, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है कि आपको ब्रह्म स्थान पर कोर्टयार्ड यानी आंगन बनना चाहिए। जब कोई के घर बहुत लंबे होते थे, 100, 200, 300, 500 फीट और मीटर लंबे होते थे, तो बीचों बीच में एक आंगन बना दिया जाता था। अभी भी बने हुए हैं। आप राजमहल देखिए, राजघराने देखिए, एग्जैक्ट मैंने तो मेजर किए, सूद से मेजर किए हैं। ग्रंथों में तो उल्लेखित है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखा है कि बीचों बीच में वहां पर आंगन होता था और उनके प्रोग्राम भी वहां पर होते थे। चारों तरफ तुलसी रखते थे कि जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से, यदि खुला नहीं है घर, दोनों साइड में यदि बिल्डिंग उठ गई है, तो यही करते थे कि ब्रह्म स्थान को हम खोल देते थे, जिससे कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की किरणें सारी की सारी ब्रह्म स्थान से आकर के पूरे के पूरे घर के हर कक्ष में प्रवेश कर जाएंगी, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी ओपन टू स्काई हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा वास्तु का फंडा है। तो ये आपका कहने मतलब है कि लोग आज के टाइम में ब्रह्म स्थान को बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं। क्या पता, मुझे पता नहीं, मुझे तो ये बताया गया। यही रोहिणी की बात है। यहाँ पर लोग क्या, एक मैंने रील भी देखी थी। आज रील वास्तु ज्यादा चल रही, रियल वास्तु नहीं। सही बात। रील वास्तु एक ऐसी वास्तु है जो लोगों को बहुत भ्रम में ले जा रही है। उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार आप उन ग्रंथों को पढ़ें। मुझे मत पढ़ो, मुझे मत सुनो, लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश को पढ़ो, मयमत्तम को पढ़ो, मानसार को पढ़ो, राजवल्लभ को पढ़ो, सम्रांगण सूत्रधार को पढ़ो। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो ये कहें वो मानो। मैंने किसी को लिखा भी, कहा भी कि ब्रह्म स्थान क्यों बंद करवा रहे हो, बोले मैं तो चल पड़ा हूं। मतलब लोग चल पड़े यदि झूठ भी कह करके, तो पूरे लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, इस देश को नष्ट करके छोड़ेंगे क्या? जैसे अंग्रेजों ने किया था, क्या वही काम हम करेंगे? नहीं, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इसके माध्यम से, आप पॉडकास्ट के माध्यम से, सभी लोग जिनके भी ब्रह्म स्थान हैं वो बंद मत करिएगा, खुले हुए हैं, ओपन टू स्काई। मैंने तुरंत उनका खुलवाया और 15 दिन बाद उनका फ़ोन आता है, सर मेरे यहाँ पर सब लोग स्वस्थ हो गए और हमारा व्यापार भी चल पड़ा। पिता पुत्र में भी थोड़ा सा अनबन रहती थी, क्योंकि व्यापार का कुछ होगा, और दोनों का सामंजस्य भी हो गया, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बन गया। सर मेरा ये एक और सवाल है आपसे यहाँ पर। अब जैसे क्या है, हम बात कर रहे हैं भूमि की, घर, इंडिपेंडेंट हाउस की, जहाँ पर आप अपने ब्रह्म स्थान को खोल सकते हो। लेकिन आज के टाइम में सर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, हम सर फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम है। अब यहाँ सर ये जैसे आपने अभी दरवाजे का बताया था, मेन गेट का बताया, या बहुत ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसे तो बदल ही नहीं सकते। ब्रह्म स्थान तो पता ही नहीं है लोगों को, खोल ही नहीं सकते। आज तो परमानेंट बंद हो गया, परमानेंट। लेकिन परमानेंट जिनके खुले हुए उन्हें बंद मत कराइए, उनको बंद मत कराइए। कुछ लोग
उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम ब्रह्म स्थान में ब्रह्म नाभि 2001 से स्टार्ट की थी, आज 25 वर्ष हो चुके हैं और मैं लाखों जगह अपने हाथ से और अपने स्टूडेंट, जो लाखों स्टूडेंट मेरे पूरे विश्व में हैं, बड़े बड़े आपके दिल्ली में कम से कम 1000 से ऊपर स्टूडेंट होंगे जो अपने आप की बहुत बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हैं, वो भी मैं ब्रह्म नाभि बनवाता हूं। ब्रह्म नाभि यानी कि कुछ एनर्जेटिक आइटम को ब्रह्म स्थान पर डलवा देता हूं और वो एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है, तो ब्रह्म स्थान अपने आप बैलेंस हो जाता है। अब आप कहेंगे फ्लैट की कैसे बैलेंस करें, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगरों में तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपके फ्लैट सिस्टम ही होता है, तो उसमें हम स्वर्ण या रजत का अष्टकमल बनवाते हैं, सिर्फ आधा इंच हाइट का, और उसका ब्रह्म स्थान का एक टाइल्स निकाल के और कुछ रत्न डाल के और डलवा देते हैं, और वो एनर्जी का रिजल्ट वो मिला है सर। मैंने अनेक बंद फैक्ट्रियाँ चालू कराई हैं, बिरला में कम से कम 17 जगह ब्रह्म नाभि बनाई है। अभी मैंने सतना सीमेंट में विशाल ब्रह्म नाभि बनाई और एनर्जी जनरेट की है। लोगों ने इसमें भी भ्रम डाल दिया कि ब्रह्म नाभि डलते ही लोग मर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये हमारी समझ से बहुत ऊपर। हमारी समझ, हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में एक गाथा आती है, श्लोक को पढ़िए, वो श्लोक मैं आपको दे रहा हूं जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि मैं सनातनी वास्तु कर रहा हूं, वैदिक वास्तु कर रहा हूं। नहीं, वैदिक वास्तु को पूरी तरह से आप झाड़ू लगा रहे हैं। भारत में आज जो चल रही है वैदिक नहीं, फेंग शुई फालतू वास्तु, वह पूरी तरह से, मतलब मैं अब मुझसे ज़्यादा मत यहाँ बोलने के लिए कहिए, क्योंकि मैं बता दूं कि इन लोगों ने इस सृष्टि का सीक्वेंस ही बदलने का प्रयास कर दिया। 5 एलिमेंट का जो भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ है, वो साइकिल ही बदल दिया, वो साइकिल ही बदल के प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन भोला भाला आम आदमी, उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि वास्तु क्या होती है। उसका कोई काम बन जाता है, वो अपने उस अकाउंट में, आपके अकाउंट में डाल देता है, चाहे भले आप उसकी गलत वास्तु करा के आ चुके हों। इसलिए सही वास्तु, रियल वास्तु पे जाइए, रियल वास्तु में नहीं जाइए। बिल्कुल सर। तो चलिए सर, अब सर थोड़ा और अब अंदर थोड़ा सा चलते हैं। आपने शुरुआत की कि हमारा गेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम सर, घर के ना कुछ स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक स्थान है, जैसे मंदिर हमारा कहाँ होना चाहिए, या रसोई हमारी कहाँ होनी चाहिए, या सोने की जगह, या पढ़ाई की जगह। सर, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब स्थान ना घर में बदले जा सकते हैं, इसमें कोई तोड़ फोड़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ। देखिए, घर में तो कहीं पर भी आप कोई रूम को एक्सचेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सचेंज सबसे पहले करिए, सबसे पहले देखिए उस लैंड की टोटल लैंड एनर्जी, ठीक है। लैंड एनर्जी को जन्मदाता होता है सूर्य। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी सूर्य की रश्मियाँ आपके घर में आ पा रही हैं कि नहीं, उन्हें लाने का प्रयास करिए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। दूसरा प्रयास, सूर्य की रश्मियाँ प्रवेश करती हैं कहीं विंडो से, डोर से, या किसी भी जगह से। उसके बाद देखिए कि आपकी डोर की लोकेशन क्या है, मेन डोर की। मेन डोर से ही वास्तु पुरुष सांस लेता है, वास्तु सांस लेता है। जिस तरह से आपकी 2 नोस्ट्रेल हैं, ईड़ा और पिंगला, तो 2 पल्ले का दरवाजा इसलिए प्राचीन काल में बनाया गया, वो उसकी एक ईड़ा है, वो उसकी एक पिंगला है। 2 पल्ले, एक ही पल्ला बचा, इसलिए लोगों में गर्मी छा गई, क्योंकि ईड़ा को निकाल के अलग कर दिया, चंद स्वर, सिर्फ सूर स्वर। गर्मी, पित्त बढ़ गया, पित्त से रिलेटेड आज बीमारी ज़्यादा हो रही हैं। कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक पल्ला आ गया, क्योंकि पित्त, गर्मी शरीर के अंदर, इम्यूनिटी कम होती चली जा रही व्यक्तियों की। 2 पल्ले लगाइए, सही स्थान पर दरवाजे का सिलेक्शन कीजिए। आप अपना जियोमेट्रिक सेंटर निकालिए, जो कि लोग बाग मोस्टली मैंने देखा गड़बड़ निकालते हैं। आप सही जियोमेट्रिक सेंटर गूगल अर्थ से लेकर के अपनी बिल्डिंग का, और आप पूरे जोनिंग करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका जो डोर, मेन डोर कहाँ है, क्योंकि सूर्य की किरणें ही
अलग अलग डिग्री पर अलग अलग केमिस्ट्री की रेज प्रोड्यूस करती हैं। और जो आप देवता मानते हैं कि 32 प्रकार के डोर होते हैं, 32 प्रकार की सूर्य की केमिस्ट्री होती है। और जब वो जिस स्थान से प्रवेश करती है उस गुणधर्म वाले लोग उस घर में होते हैं, वैसी ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने अभी कल देखा कि एक व्यक्ति ने जो रोहिणी में S3 खोल दिया, और उसने जैसे ही S3 को खोला किसी वास्तुविद की सलाह से, और वैसे ही वो कर्ज में डूब गया। अब कर्ज टाइप की एनर्जी आपके घर में आएगी तो आप कर्ज में डूब जाओगे। दूसरे के यहाँ गया, वहां देखा तो W3 का खोल दिया, तो W3 भी आपको पैसे को डम करा देता। दरवाजे हर दिशा में, हर दिशा अपने आप में बोलती है। दरवाजे कौन सी दिशा में होने चाहिए फिर मेन डोर? देखिए, दरवाजे का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। आपके अकेले ये नहीं कि नॉर्थ का ही अच्छा है, ईस्ट का ही अच्छा है, आपके अपनी कुंडली से सिलेक्शन करना चाहिए। ये है कस्टमाइज वास्तु, पर्टिकुलर पर्सन को कैसा होना चाहिए। जैसे अमित कुमार, आपका मैंने देखा कि मंगल उच्च का है, आपका तो दिखता भी माथे से मंगल आपका उच्च का है। मंगल उच्च का है तो आपके लिए साउथ डायरेक्शन भी सूट हो सकती है। ईस्ट तो होगी लेकिन साउथ भी हो सकती है, क्योंकि मंगल आपका उच्च का है तो आपको साउथ बहुत बढ़िया। और यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच का होता तो ध्यान रखना, आपके लिए दक्षिण दिशा का द्वार, और उसकी यदि बाई चांस महादशा या मार्केस की महादशा चल रही होगी, मार्केस होगा यदि आपका मंगल, तो बर्बाद करके रख देगा। अब उत्तर दिशा किसी का बुध नीच का है या बुद्धि की डिग्री बहुत कम है, बुध मार्केश है और उसने उत्तर दिशा का दरवाजा खोल दिया। अभी मैं नोएडा में गया, नोएडा में एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में दरवाजा खोला है। कितना टाइम हो गया सर? 1 साल होगा, लेकिन क्या पता कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत गड़बड़ हो रहा। मैंने कहा सबसे पहले कुंडली लाइए। मैं मैप से पहले कुंडली लाता हूँ, रखता हूँ, उसके बाद मैप को और कुंडली को मैचिंग करता हूँ। ये मैचिंग जैसे की जाती थी ना, मैचिंग करिए। मैचिंग करता हूँ कि व्यक्ति को नॉर्थ बुध, मैंने कहा बुध फिर आपका गड़बड़ होगा। देखा तो बुध नीच का था, बुध की महादशा चल रही थी, और बुध की महादशा चल रही थी और उस व्यक्ति का धंधा चौपट नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने उसकी प्रॉपर्टी पे लिए कब्जा कर लिया गांव में जहां पर थे, व्यापार ठप हो गया। उसने सोचा कि मैं प्रॉपर्टी को सेल कर दूं, लेकिन वो सेल नहीं कर सका। इसलिए दोस्तों, आप जब भी अपनी दिशा का सिलेक्शन करें तो ध्यान रखना आप अपनी कुंडली से करें। कोई दिशा कभी खराब नहीं होती, हर दिशा की अपनी अलग केमिस्ट्री होती है। जैसे आयुर्वेद क्या कहता है आपसे कि सुबह उठ करके आपको जूस और फल लेना है। लेकिन अमित जी मैं पूछता हूँ, जिसकी कफ प्रकृति होगी उसके लिए क्या फल और जूस सुबह सुबह खाली पेट खाना उचित होगा? इसी तरह से हर व्यक्ति की अलग अलग दिशाएं होती हैं। जैसे कि जूस सुबह सुबह कफ प्रकृति वालों के लिए सूट नहीं करेगा, इसी तरह से उत्तर और पूरब दिशा भी सभी के लिए सूट नहीं करेगी। आप जाइए कस्टमाइज वास्तु पर, आप अपने किसी विशेषज्ञ से दिखा लीजिए, या मैं बोल रहा हूं जो प्लानेट आपकी अपनी कुंडली में अच्छे हैं उस दिशा का सिलेक्शन करिए। उस दिशा का इतना तो देखना सभी को आज आ जाता है। बस ये आज के हमारे आपके प्रश्न का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि आप इससे पहले ये सिलेक्शन करिए, और यदि आपका गलत लोकेशन पे डोर आ गया है तो उस डोर का डोर पावर कर लीजिए। डोर पावर हमारे जियो वास्तु में बताया गया है, अच्छी उच्च क्वालिटी की धातु और उच्च क्वालिटी के रत्न जमीन में डाल दीजिए। वो जिस तरह से किसान अपने खेत में बीज डाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक इसी तरह से आपके घर की तिजोरी में रखे हुए रत्न और धातुएं प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगी। जब वो दहलीज के नीचे जाएगी तो इस एनर्जी को अपने आप इनहेंस कर देगी। इसमें मेरे एक ऐड कर रहा हूँ सर, इसमें एक सवाल जी। आपने कहा अपनी जन्मपत्री के ज्योतिष के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, लेकिन किसके घर में तो इतने मेंबर है? बहुत बढ़िया। घर में सिर्फ सबसे पहले गृह स्वामी और गृह स्वामी का इफेक्ट कहाँ तक होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
उसके बच्चे के लिए, उसके नाती पोते के लिए भी, 3 पीढ़ी तक के लिए काम करती है ग्रह स्वामी की कुंडली। ओके। ग्रह स्वामी से ही देखा जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे नाम से तो है ही नहीं, पत्नी के नाम से है। पैसा जिसने कमाया है पति के नाम से ही देखा जाता है। ओके। ध्यान रखना। हम्म। पत्नी की कुंडली के लिए तो ग्रह प्रवेश के समय उसकी राशि देखी जाती है। ग्रह स्वामी की तो देखी जाती है, लेकिन उसकी भी देखी जाती है। ओके ओके ओके, ग्रेट सर। तो सर अब ये समझते हैं कि सर रसोई का कितना महत्व है सर, रसोई किस जगह होनी चाहिए? देखिए, ये तो हम प्रवेश द्वार पे आए थे। हाँ। प्रवेश द्वार का सबसे ज्यादा महत्व है, बिल्कुल सबसे ज्यादा यही एनर्जी को लेके जाता है। बिल्कुल। और ये उत्तर दिशा में, यदि आपका बुद्ध अच्छा है तो आप जिसे कहते हैं 3 देवता होते हैं। आज उसे N3 9 भागों में बांट करके 8 भागों में बांट करके N3 N4 N5, ठीक है ना। लेकिन 81 पद वास्तु से लगाइएगा। 64 पद वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट कहा गया है, जो आप चक्र का उपयोग कर रहे हैं वो गलत है। 81 पद वास्तु में नॉर्थ N5 के सामने नॉर्थ आएगा, तो N3 N4 N5। और पूर्व दिशा में यदि आप बनाते हैं दरवाजा तो E3 E4 पर, और यदि साउथ में बनाते हैं तो S4 ग्रक्षत देवता जो होता है वह आपके लिए माला माल करा देता है। जितनी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री हैं उनमें सब में दक्षिण मुखी है, रोलिंग मिल हैं, वो उसमें ग्रक्षत देवता का स्थान S4 खुला हुआ है। इसी तरह से पश्चिम दिशा में W4 और W5 का जो होता है लोकेशन, वरुण देवता और पुष्पदंत, W4 पुष्पदंत और W5 वरुण देवता, ये आपके लिए माला माल करा देते हैं। और यदि किसी के चारों दरवाजे 4-4 में खुल जाएं तो इसे कहते हैं सर्वतोभद्र द्वार, सर्वतोभद्र महल। सर्वतोभद्र भगवान आदि ब्रह्मा आदि अवतार आदिनाथ भगवान का था, और उनके घर का नाम भी था, महल का नाम भी था सर्वतोभद्र, क्योंकि उनके यहाँ चारों दरवाजे खुले हुए थे। अमेजिंग सर। सर जैसे आपने बताया कि लैंड एनर्जी है वो 70% तक रोल निभाती है जी। एक आम आदमी उसको चेक कैसे कर सकता है, और आप कैसे चेक करते हैं सर उसको? सर एक आम आदमी भी चेक कर सकता है, जैसे मैंने स्वर बताया था, निमित्त ज्ञान बताया था, वाटर मूवमेंट मेथड भी होती है। कभी बना बनाया घर है, मिट्टी का पात्र रखे और उसमें जल डाले ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके, यदि वाटर का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो एनर्जी परफेक्ट है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एनर्जी बैलेंस नहीं है। अब एक और बहुत बड़ी बात मैं कह देना चाहता हूं, जिसके घर में तुलसी पनप रही हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी के टेस्टर, सबसे बड़े एनर्जी के टेस्टर दुनिया के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट है आपका तुलसी। ओके। या सफेद गुड़हल जिस घर में सूख जाए उस घर में समझ लेना कि एनर्जी इम्बैलेंस है। ओके। अब मैं एनर्जी का जो चेक करता हूं, एनर्जी को डाउजिंग मेथड से, जिसके ऊपर मैंने PhD की है, हाँ। इन 2 राडों से मैं चेक करता हूं। और किसी भी लैंड पर, किसी भी भूमि पर, चाहे वो इंडस्ट्रियल, कॉमर्स, रेसिडेंशियल या टेम्पल, कहीं के लिए भी सिलेक्ट करना है, इन 2 राडों को लेकर के चलता हूं। जिस इंटेंसिटी से ये राडें घूमती हैं, जिस इंटेंसिटी से, उस आधार पर कह देता हूं, जैसे मैं इस जमीन की ही नहीं, जमीन की एनर्जी चेक करता हूं, इंसान की एनर्जी चेक कर देता हूं, इंसान के अंदर कौन सा रोग है ये बता देता हूं, जमीन के अंदर कितनी खनिज संपदा है। मैं गवर्नमेंट का कंसल्टेंट हूं, मैंने गवर्नमेंट के लिए 20,000 पॉइंट ट्रेस आउट किए हैं ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग के। मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग में इन डाउजिंग रॉड से करता हूं। ये डाउजिंग के ऊपर वर्ल्ड एसोसिएशन है, इसके ऊपर मैंने PhD की है। और लीबिया की गुफाओं में 2000 वर्ष पूर्व भित्ति चित्र आज भी डाउजिंग के बने हुए हैं। भारत की जितनी भी खनिज संपदा खोजी गई वो सिर्फ डाउजिंग से खोजी गई। जिन देशों में पानी नहीं निकल रहा था, और उनने इन 2 एल राडों से क्या है, ये है डाउजिंग। और डाउजिंग टोटली डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन। व्यक्ति कितना संवेदनशील है, उसकी संवेदनशीलता पर वो व्यक्ति डाउजर होता है। हर व्यक्ति डाउजर नहीं हो सकता। पेंडुलम लेने से, हाथ में रॉड पकड़ लेने से वो व्यक्ति डाउजर नहीं है।
ये तो एज ए ब्रिज एलिमेंट काम करती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे चेक करता हूं। हाँ। कोई भी लैंड को चेक करने के लिए ये वजनदार 2 राडों को लेकर के और पूरी तरह जकड़ करके चलता हूं। जितनी इंटेंसिटी से ये राडें मूव होती हैं, ये मैं राडें हाथ देख रहे हैं आप, मैं तो नहीं घुमा रहा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा हुआ है आपने। जितनी इंटेंसिटी से ये मूव होती हैं उस आधार पर कह देता हूं कि वह लैंड उतनी इनर्जेटिक होगी। कहीं कहीं पर ये राडें बिल्कुल स्लोली मूव होती हैं तो वहाँ पर कह देता हूँ वहाँ की लैंड एनर्जी मॉडरेट है। लेकिन कहीं कहीं पर ये रॉडें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं तो वहाँ पर उस ज़मीन के नीचे खोद के देखा तो कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट प्राप्त हुआ, स्केल्टन मिले। मैं हजारों जगह पर स्केल्टन इन राडों से निकाल चुका हूं। जो फैक्ट्री बंद हो जाती है लोग दिशा और जोन देखते हैं, मैं लैंड एनर्जी देखता हूं और लैंड एनर्जी चेक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाता हूं जहां पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट जमीन के अंदर होता है। जैसे आपके पेट के अंदर कैंसर होगा और मैं उपचार आपके पूरे पेट के ऊपर करते रहूंगा तो क्या आपका ठीक हो जाएगा? रोग डिसीज ठीक हो जाएगी? मुझे उसको निकाल के ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो यही ऑपरेशन मैंने बड़े बड़ी इंडस्ट्री में किए हैं और बंद फैक्ट्रियों को चालू किया है। आप कितने नाम बोलें, लंबी लिस्ट चाहें तो मैं दे सकता हूं बड़े दावे के साथ। उन प्लांटों को चालू किया है जो बंद पड़े थे 10-10 साल से, क्योंकि वहां पर निगेटिव एनर्जी थी। लोग एनर्जी पे कम, जोन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वास्तु की परिभाषा को सीधा कहा गया है, वत्स धातु से बना है, निवास की भूमि, कार्य स्थल की भूमि। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लेते हुए। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, जब वनवास जा रहे थे और चलते चलते एक जगह पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको मालूम है राम के साथ कौन कौन गया था? राम, लक्ष्मण जी, सीता। लक्ष्मण के मन में अचानक ऐसे विचार आने लगे कि कैकेयी ने भैया को वनवास दिया, मुझे तो नहीं, मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों अपना समय कोटा कर। ऐसे ऐसे विचार, उग्रता, कोई भी प्रश्न करे भगवान राम तो लक्ष्मण जी ऐसे जवाब दें, उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के और अपने इसमें जो दुपट्टा था उसमें बांध लो। उसने बांध लिया, बांधे रहा। उसके मन में यही गंदे गंदे विचार, गंदे गंदी भावनाएं अपने माँ सीता के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, कैकेयी के सब के प्रति आने लग गई। जब वो सोता है तो सोने के लिए दुपट्टे को उतार के रखता है तो बस रोना शुरू कर देता है। ऐसा करते कि मैं माँ सीता के लिए कैसा सोच लिया मैंने, भैया के लिए क्या सोच लिया। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद वो उसे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि भैया बताइए ऐसा मेरे साथ हो रहा, क्यों हो रहा? तो बोले लक्ष्मण जहां पर मिट्टी मैंने तुम्हारे पल्लू में बंधवाई थी वहां पर 2 राक्षसों का युद्ध हुआ था और दोनों राक्षस भाई भाई थे और दोनों आपस में लड़कर उनकी मृत्यु हुई थी। ये मार्कंड पुराण में ये गाथा पूरी, ये पूरा उल्लेख आता है। मैं अपने मन की ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मार्कंडे पुराण में आता है। और उन दोनों का, राक्षसों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उपबंध या कुछ ऐसा था। और दोनों किस पे से लड़े मरे थे? वो किसी एक अप्सरा दिख गई तो वो कहते मैं शादी इससे करूँगा, वो कहते मैं, एक दूसरों को मार डाला, मर गए। तो उनकी जो वर्गणाएं हैं वहाँ फैल गई। इसी तरह से ऐसी कई अनेक भारत में भूमियाँ हैं जो बाधित हैं, शापित हैं, निगेटिव हैं। उनको मैं, जहाँ पर ऐसी भूमि होती हैं तो वहाँ पर ये दोनों राडें स्थिर हो जाती हैं और मैं उनकी मिट्टी को निकाल करके अलग करवा देता हूं और 16 संस्कार करवा देता हूं। गौमूत्र का लेपन करवा देता हूं, गौमूत्र का छिड़काव और गोबर के गाय का लेपन, उसमें सल्फर और लाइम यानी चूना, इन तीनों को घोल के लेकर के लेपन करवा देने के बाद, भरवाने के बाद, मैंने देखा है कि बंद फैक्ट्रियां या बेकार वास्तु को भी मैंने ठीक किया है। मैं बड़े बुलंदी के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, चाहे मैंने कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनवाई। पूर्णायु की एक हॉस्पिटल
बनवाई थी, जिसमें पवन चौधरी जी ने, उन्होंने कहा मैंने सर आप नहीं आ पा रहे थे, आपने जो मुझे फार्मूला बताया और मैंने पूरा लाइम ही लाइम चूना, कितने 5 टन चूना डाल दिया लाइम, इतना सस्ता 10 रुपए 5 रुपए किलो का डाल दिया। जब मैंने इन 2 रॉडों से देखा, एक रॉड निकल करके 70 फीट दूर चली गई, इतना करंट। अब करंट को आप कहेंगे ये हाथ की कलाकारी हो सकती है, कोई भी आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से चेक किया गया, वाटर मूवमेंट मेथड से चेक किया गया, पानी को डाला गया, पानी बहुत तेजी से मूव होना शुरू हो गया। तो ये आम दर्शक भी कर सकता है, आम व्यक्ति अपने घर के देख करके कर सकता है, यदि उसके जीवन में सबसे बड़ा रोल है तो लैंड एनर्जी का, जिस तरह से आपके जीवन में रोल है आपके अपने भाग्य का। बिल्कुल सही। भूमि का भाग्य उसकी लैंड एनर्जी है। जैसे अभी आजकल मैंने क्या देखा है सर, बहुत जगह ना ऐसे बात बोली जाती है कि जैसे ये अपार्टमेंट जो बना हुआ है ये कब्रिस्तान पर बना हुआ था, पहले कब्रिस्तान था यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे सुनने में आते हैं। अब मान लो कोई जमीन दे रहा है तो वहां पर तो ये शुद्धि कर लेगा, अपार्टमेंट में क्या करेगा सर? देखिए बहुत बढ़िया बात की। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने सुखी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पाए गए उतने आपके घरों में नहीं। आखिर क्या कारण है? आपको याद है जब कोई भी अपार्टमेंट बनता है तो उसमें कम से कम 8 फीट 10 फीट 12 फीट 15 फीट मिट्टी को खोद करके बाहर फेंक दिया जाता है। हाँ। बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में पार्किंग के लिए, और पार्किंग नहीं भी बनाना है तो उनका एक्सकेवेशन उतना जाता ही है, क्योंकि लोड बनाना है उनको पूरा मेंटेन करने के लिए। Correct। तो मिट्टी को फेंक देते हैं तो उसकी लैंड एनर्जी यूं ही बहुत बढ़िया हो जाती है। हाँ करेक्ट। और आपने एक और चीज बताई थी कि जितना ऊंचा रहते उतना ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, फ्लैट वास्तु जो मॉडर्न आज अपार्टमेंट में ही लोग निवास करने लग गए हैं। हाँ। तो जितने ऊपर पे व्यक्ति कोई निवास करेगा उसके लिए वास्तु के ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल नहीं लगेंगे। जैसे कि आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, पहाड़ पर जाते हो ना, पहाड़ पर जाकर के आपको आनंद, प्लेफुलनेस, एकदम पीस एंड कूल और आनंद से भर जाते हो। यही आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, 21वें माले पे जा रहे हैं, 15वें माले पे यदि निवास कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है? प्लानेट की एनर्जी आपको मिल रही है, आप कॉस्मिक एनर्जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। जियोपैथिक एनर्जी, जो जमीन के अंदर से आपने मिट्टी अलग करके और फेंक दी थी, तो जियोपैथिक एनर्जी भी सीधे कॉलम के माध्यम से ऊपर पहुंच रही, और वहां की कॉस्मिक एनर्जी का क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो जा रहा है। क्योंकि एक और डेफिनेशन बहुत अच्छे ग्रंथकार ने लिखी है, वायु का निर्वात गति से आवागमन का नाम है वास्तु, जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट। क्रॉस वेंटिलेशन यदि होगा, कोई भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, दूसरी वायु आई उसे उड़ा के ले गई। इसलिए तो देखिए, ये जो शिल्प शास्त्र है बहुत बड़ी चीज है। जो इंजीनियर हैं, आपके टॉयलेट में वेंटिलेशन क्यों रखते हैं, एग्जॉस्ट क्यों लगाते हैं? उसको हमने एग्जिट कर दिया बस। यदि नहीं करेंगे, जिसमें यदि आपके लिए एग्जॉस्ट नहीं लगा हो, विंडो नहीं हो ना हो, तो फिर वहां पर आप बैठ पाते सीट पे? भयंकर बदबू पूरे घर में ही होता। तो वायु का निर्वात गति से आवागमन, यदि आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन, कई लोगों ने दक्षिण दिशा की विंडो बंद कर दी। अरे दरवाजा बंद करवाइए, उसकी कुंडली देख करके विंडो को बंद मत करवाइए। पश्चिमी हवाएं और उत्तरी हवाएं जो चलती हैं, तो उनके डोर को ध्यान दीजिए, विंडो का तो क्रॉस वेंटिलेशन रखिए। मैंने कितनी फैक्ट्रियां चालू करवाई हैं बंद, उनमें क्या किया कि आमने सामने विंडो कर दी। नॉर्थ और साउथ में आप देखेंगे, बिरला में, यूनिवर्सल केबल में, जब कभी विजिट करने जाइए, सारे जितने भी ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर है, नॉर्थ साउथ लॉन्गर नहीं है, तो नॉर्थ साउथ को लॉन्गर करने के लिए मैंने आमने सामने विंडो कर दी। तो वो एक्सिस अपने आप क्रॉस वेंटिलेशन होने लग गया प्रॉपर, वो एक्सिस लॉन्गर हो गई। तो ये से वास्तु कहते हैं। ऐसी वास्तु ही वास्तु है। हम सिर्फ जोन में खो गए बस। बिल्कुल लगता है वो जैसे जोन में, वो डायरेक्शन में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। खुद डायरेक्शन में खो गए और खुद डायरेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तो सर अभी हमने बात की एनर्जीज की, अलग अलग तरह की एनर्जी। जैसे पहले तो ये जब सब कुछ खुले में होता था तो एनर्जी समझ में आती थी। अब तो लोग बोलते हैं कि अब जब हम घर में अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अलग जगह से बंद है वो घर,
तो यहाँ भी क्या दिशाओं का उतना महत्व है? देखिए, हर दिशा की अपनी अलग अलग केमिस्ट्री होती है। जैसे आपकी पूर्व दिशा है, वो मोहांतक है, वो मोहित करती है। जैसे सनराइज होता है ईस्ट में, और वह जितने भी वृक्ष के जो फल होते हैं ना, सबसे मिठास युक्त। आप अपने घर में यदि चारों तरफ अमरूद लगा हुआ हो, एक दिन अमरूद तोड़ के खाना, ईस्ट डायरेक्शन का सबसे स्वादिष्ट पाया जाएगा। मोहांतक है। और दक्षिण दिशा प्रज्ञानतक है, यानी कि आपकी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब ज्ञान विवेक, इसको नष्ट करा देती है। और पश्चिम दिशा पद्मांतक है, क्रिएटिविटी लाती है, रचनात्मक कार्यों के प्रति आपको मोटिवेट करती है। और उत्तर दिशा है, वो विघ्नांतक है, विघ्नों को नष्ट करा देती है और आपको अपॉर्चुनिटी दिलाती है, मैग्नेटिक एनामली से जोड़ देती है, अट्रैक्शन कराती है, विघ्नों का अंत करा देती। इस तरह से 4 दिशाओं को माना जाता है मूलतः। लेकिन इनकी 4 की उप विदिशाएं होती 8 होती हैं, 8 की फिर और उप विदिशाएं 16 होती हैं। यूं तो मूल दिशाएं जिनको लोग भूल रहे हैं 10 होती हैं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, अधो और ऊर्ध्व, जिसको लोग सबसे ज्यादा वास्तु में खेल है किसी का, तो वो है नीचे की जो दिशा से आने वाली एनर्जी, जिसे कहते हैं जियोपैथिक एनर्जी, और कॉस्मिक एनर्जी जो कि ऊर्ध्व दिशा से आती है। अधो और ऊर्ध्व, ऊर्ध्व से जो 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र से आने वाली एनर्जी पर हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पर अपना पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो वो एनर्जी, ऐसे 10 दिशाएं होती है, हर दिशा की अलग केमिस्ट्री होती है। इस केमिस्ट्री का ही लाभ उठाने का नाम वास्तु है। लेकिन सर कई बार ना लोग ये बोलते हैं कि अब ना वो नहीं रह गया कि किस डायरेक्शन में आप सो रहे हो, पैर किस डायरेक्शन में है, खाना कहाँ बैठ के खा रहे हो, टॉयलेट आपका कहाँ पर है, या कहाँ बैठ के टॉयलेट आप कर रहे हो। देखिए, लोगों ने आप में समझ गया है, आप किसी एक रील की बात कर रहे हैं कि किसी में वीडियो आपने देखा है। आप कितने भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, गीता प्रेस की एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें दिशाओं के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। उसमें मत्स्य पुराण का संदर्भ भी दिया गया है, सारे ग्रंथों का दिया गया, कि उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण में पैर करके शयन करता है तो वो अपनी आयु को कम करता है, प्लस रोगों को निमंत्रण दे देता है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में पैर कर लो। जो व्यक्ति यदि पूर्व दिशा में मुख करके मलमूत्र का विसर्जित करता है, साक्षात प्रभु के सामने मुख करके मलमूत्र विसर्जित जो करेगा, उसको 3 पीढ़ी दबा हुआ रोग निमंत्रण की तरह आ जाएगा पीले चावल डल के। और ऐसा हो रहा, लोग तो ये कहने लगे अब तो बंद कमरे में किसी भी तरफ मुख करके मलमूत्र विसर्जित कर लीजिए। ये बिल्कुल गलत है। ये वैदिक वास्तु की सबसे बड़ी हत्या है। दिशा का आपके डेली रूटीन में हर कार्य में बहुत बड़ा रोल है। भोजन करने के लिए आपको नॉर्थ साउथ में कभी भी नहीं, नॉर्थ में करिए, ईस्ट में करिए या वेस्ट में करिए। जो भी व्यक्ति साउथ मुख करके भोजन करेगा, वो उससे कहा गया है कि वह खुद नहीं बल्कि कुत्ते के लिए भोजन करा रहा है। मतलब उसके पेट में जाकर के भोजन विषाक्त हो जाएगा, विष का रूप, पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि दिशाओं का तो असर पड़ेगा। मैंने कहा था प्रज्ञानतक है दक्षिण दिशा, तो दिशाओं का सुबह उठ करके, उठते ही साथ से आपके सोने तक पूरा प्रभाव पड़ता है। जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं, जब भी आप किसी भी कार्य को जा रहे हैं, तो आपको सही दिशा में पैर आगे बढ़ा करके निकलना चाहिए, तो आपका कार्य सक्सेस होता है। लोगों ने दिशा का उल्लंघन कर दिया तो फिर बताइए, वास्तु ही खत्म हो गई। वास्तु खत्म हो गई। वास्तु तो दिशाओं में, एनर्जी आप मानते नहीं है, और एनर्जी भी दिशा में ही सीमित है, अधो और ऊर्ध्व में है। तो यदि आप दिशा का इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हैं, दिशा को कह रहे हैं कि दिशा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि 4 दीवारें बन गई हैं, किसी भी तरफ पैर कर लो, किसी भी तरफ मुख करके मलमूत्र का विसर्जन कर लो, ये तो मिथ है। तो यानी कि पूरे ग्रंथ ही मिथ हैं। पूरे ग्रंथों को जला दें, होली आने वाली है, जलवा दिया जाए क्या? क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप दिशाओं का पूरी तरह से उनकी एनर्जी का लाभ उठाने का नाम वास्तु है। अब सर मैं यहाँ पर एक और बता देना चाहता हूँ
कि जैसे मैंने भोजन का बताया, वैसे टॉयलेट की सीट का सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों के दिमाग में है कि हमारे घर में गलत जगह पर टॉयलेट बन गया। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक ही निवारण, आपको एक टिप्स देना चाहता हूं कि आप टॉयलेट जब करें, मल विसर्जन जब करें, सीट पर जब बैठें, नॉर्थ फेस या साउथ फेस करिए। तो गलत जगह पर भी बन गई है तो भी उसका दुष्प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आप जोन के चक्कर में नहीं, दिशा के चक्कर में पड़िए। भगवान को जिनको जल अर्पित करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, अभी उत्तरायण के सूर में आपने दीप से आरती उतारी और उस तरफ मुख करके आप मलमूत्र विसर्जित करोगे। तो सर फिर पूजा किस डायरेक्शन में करनी चाहिए सर? पूजा के लिए बात आ जाती है आपकी कि पूजा और रसोई। पूजा आपके लिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा बैठ के वो स्थान अल्ट्रावायलेट रेस से सराबोर रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रधानता रहती है, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए वहाँ बैठ के यदि वहाँ ना कर सकें तो बेस्ट में भी आप पूजा कर सकते हैं। वो प्रॉफिट का जोन है, वहाँ पर वरुण और पुष्पदंत देवता बैठते हैं जो योगी हैं, अध्यात्म के कारक हैं, शनि का वास होता है, उसमें ईस्ट फेस करके आप बैठ जाइए पूजा करने के लिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अब आपकी थी रसोई और बेडरूम, जहाँ पर थे रसोई घर में आपके लिए साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर समुचित हवा प्रकाश का इंतजाम हो। वरना जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड जनरेट होगी, यदि वो एग्जिट नहीं हुई तो फिर आपका बंद कमरे का कोई असर नहीं। लोग बंद करवा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी आपको सनरेज आपके भोजन पे पड़ना चाहिए, बनाने वाले के मस्तिष्क पे पड़ना चाहिए, उसके विचार सकारात्मक होंगे और उनका विचारों का असर आपके भोजन पर होगा। और यदि आप साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते तो साउथ ईस्ट में चले जाइए, दक्षिणी आग्नेय कहते हैं। और यदि यहाँ भी संभव ना हो तो बेस्ट में वरुण देवता के स्थान पर या पुष्पदंत देवता के स्थान पर पश्चिम दिशा में बना दीजिए, भोजन में बहुत स्वाद रहेगा पश्चिम दिशा में। और यहाँ भी संभव ना हो तो नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य कोण करते हैं, उत्तम और पश्चिम के बीच में आता है, वहाँ पर भोजन बनाइए, लेकिन अपना मुख बनाते समय पूर्व में कर लीजिए। कुछ लोगों ने इसमें भी भ्रम डाल के दक्षिण में करवा दिया, यम की दिशा में मुख करवा दिया, जो गलत है। सिर्फ भोजन बनाते समय गृहिणी का मुख ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आपकी आती है बेडरूम की बात। बेडरूम का साहब आज मैं आपको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देता हूं। किसी भी व्यक्ति जब 100 वर्ष जीता है तो 33 वर्ष तक सोता है। आजकल 100 वर्ष तो किसी की आयु होती नहीं है, 60-70। यदि 60 भी जी रहा है तो 20 वर्ष 20 साल तक सो रहा। अब 20 साल की वास्तु सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी या 20 दिन की? 20 साल की 20 साल की वास्तु। तो 20 साल जब सोता है तो वह पूरी जियोपैथिक एनर्जी के कांटेक्ट में रहता है, तो उसका डिसाइड होना चाहिए उसकी कुंडली से। मैंने अभी देखा एक व्यक्ति को, जयपुर में मैं विजिट करने गया, वो किसी वास्तुविद ने साउथ वेस्ट में सुला दिया। बोले मैं बहुत परेशान, मेरे कांटेक्ट इतने तगड़े हैं, हो सकता वो दर्शक भी सुन रहा होगा, मेरे कांटेक्ट इतने तगड़े हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, व्यापार पूरी तरह से। और मैंने एक वास्तुविद, 2 वास्तुविद, 3 वास्तुविद, सारे वास्तुविदों को, लेकिन मेरे पिताजी आपके वीडियो देखते थे सौर विज्ञान के, और सौर विज्ञान को जब से फॉलो किया और उनके मन में शांति आने लगी तो बोले इन व्यक्ति को जरूर बुलाना है। और मैं जब विजिट करने गया तो देखा मैंने साउथ वेस्ट में उसका दरवाजा, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में ही उसका बेडरूम था। साउथ वेस्ट में उसका बेड लगा दिएगा, बेड के ठीक बाजू में ही उसका मेन डोर था। राहु उसका नीच का, राहु का लोकेशन है साउथ वेस्ट, और उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसलिए आप देखिए कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में सही है, जिससे कि आपको जियोपैथिक एनर्जी जहां से प्राप्त होगी वह सही प्राप्त हो। यदि किसी का मंगल नीच का है, उसे दक्षिण दिशा के बेडरूम में मत सुलाइए। किसी का राहु नीच का है तो उसके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम मत दीजिए। अब उसको देखा मैंने कि उसके लिए बुध उसका अच्छी जगह था। मैंने कहा बेटा तू तो नॉर्थ डायरेक्शन में सो जा, और उसका
48 आवर्स बाद फोन आता है कि सर आई एम हैप्पी, मेरा कुछ वो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रास्ता मिलने लग गया, मुझे दिशा मिलने ही वाली है, मेरे काम बनने ही वाले हैं, किसी ने आगे बढ़ के मुझे फ़ोन कर दिया। तो निश्चित रूप से आप अपने कुंडली के बेस पर ही अपने बेडरूम का सिलेक्शन करिए। यूं जनरल तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपके कुंडली में सारे प्लैनेट प्रॉपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके उच्च और नीच के हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। यूं जनरल तो बड़े लोग जो हैं वो साउथ वेस्ट में या वेस्ट में, और छोटे लोग हैं, घर का बेटा है तो वो साउथ की तरफ जाएगा, साउथ में जाएगा, ठीक है ना, तो साउथ में जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो ईस्ट और नॉर्थ में स्टडी करते हैं, जो वो शयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पैर हमेशा ही नॉर्थ में जाना चाहिए। ओके। और यदि बच्चे को आपको विदेश में भेजना है पढ़ने के लिए तो या शादी करवाना है तो बेस्ट में पैर करवा देना चाहिए। मैं पूछने वाला था, ये मैं हाँ, पूछने वाला था। ओके। बेस्ट में पैर करके सुला देना चाहिए। ओके सर, एक और चीज, जैसे ना बहुत बहुत जगह मैंने ये भी सुना है मैंने कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये क्या देखिए साइंस है? बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेड मतलब शयन करना है, एक मतलब पति पत्नी के साथ आप शयन कर रहे हैं, मतलब शुक्र को, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और वीनस और मंदिर क्या, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। वीनस एंड जुपिटर बोथ आर अपोजिट, ओके। दोनों की आपस में दुश्मनी है। और वैसे भी भगवान की उपस्थिति में आपका उनके तरफ पैर करना क्या उचित लगेगा? पैर करो या सर करो, उनकी उपस्थिति में सोना नहीं। कभी भी बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए मंदिर को, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। मंदिर अध्यात्म और व्यवहार का वो बेजोड़ संगम है जो आपको शांति के सरोवर में डुबकी लगाने की कला सिखाता है। और सर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे मंदिर किस तरह से बनना चाहिए या किस तरह का मंदिर होना चाहिए? क्योंकि क्या हो गया है कि कुछ लोग तो जैसे फिक्स मंदिर बना देते हैं, जैसे घर बना रहे हैं तो फिक्स मंदिर बना दिया, कुछ लोग लकड़ी का मंदिर बनवाते हैं, कुछ लोग मतलब उसको सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पत्थर का बनवाते पत्थर हैं, का संगमरमर का बना। देखिए मंदिर जो है घर में जो बनाया जाता है, दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक तो व्यक्ति प्रतिष्ठित प्रतिमा को विराजमान करता है, हाँ। उसे मंदिर कहते हैं। और एक अप्रतिष्ठित सिर्फ फोटो रख लेता है या अप्रतिष्ठित प्रतिमा रख लेता है, उसे पूजा स्थल कहते हैं। दोनों में मेजर फर्क है। पूजा स्थल है वो, हम वहाँ बैठ कर के अपनी आत्म शांति के लिए प्रभु को आंख बंद करके, क्योंकि प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा यदि, वैसे प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमाओं को घर में अब स्थान तो है, लेकिन हमारे घर इतने छोटे हो गए, हमारे वहीं पर टॉयलेट बने हुए नज़दीक, वो उतने उचित नहीं है। इसलिए प्रतिष्ठित जो बड़े मंदिर में उनमें प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को रखिए। घर में पूजा स्थल जो है वो है ईशान पे या वेस्ट में बनाने देना चाहिए, लेकिन भगवान का मुख हमेशा ही किसी भी कीमत में आपको दक्षिण में नहीं करना चाहिए। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक और मैं एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, जैसे जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे थे, जी जी, तो इससे इंसान की एनर्जी कैसे समझ में आती है सर? आप कैसे जज करते हो? मेरी आप जज करके इंसान की एनर्जी इंसान की एनर्जी इससे ऑरा चेक किया जाता है। ओके। ऑरा चेक किया जाता है। मैं यहाँ पर खड़े हो जाता हूँ और आप बढ़ते चले जाएंगे, ये रॉडें भी अपने आप घूमती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और एक जगह ऐसी आएगी कि दोनों ज्वाइन हो जाएंगी। जितना डिस्टेंस होगा वो आपका ऑरा होगा। कोई भी दर्शक भी इस मेथड को करके देख सकता है। ये मेथड सबके लिए अप्लाई होती है। अब डाउजर ही कर पाएगा यदि कहीं पर भी आपके कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपकी बॉडी को पूरा चेक कर रहा हूं यहाँ बैठे बैठे, जो इस रॉड ने टेस्ट करके बता दिया वो कोई भी फेल नहीं कर सकता। मैंने कितने लोगों के हार्ट के ऑपरेशन इन रॉडों के माध्यम से रुकवाए हैं। लोगों ने, उनके लिए गैस बनी और लोगों ने कह दिया कि इनका ऑपरेशन होने वाला है या एंजियोप्लास्टी। मैंने रॉड से देखा वो पूरी मूव हो गई। मैंने कहा आप तो सिर्फ गैस की टेबलेट लीजिए, पेंटासिड DSR खाइए और एक दिन के लिए रुक जाइए, नॉर्मल हो गया पेन, बढ़िया हो गए। क्योंकि ये रॉड जो बता देती है वो दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा सकता। और अगर ये रिवर्स हो गया तो
एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है मतलब वहां पर प्रॉब्लम है। और यदि हार्ट में यदि एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो समझ लेना कि हार्ट में ओ। कोई प्रॉब्लम है। कहीं पर ही पेट में हो गया तो पेट में और प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं इसकी एक्यूरेसी 100% 100 नहीं 1000%। मैंने अभी तक आज तक सैकड़ों डॉक्टरों को भी चेक किया है और मेरा चैलेंज है दर्शकों से भी, कभी भी मेरे को रोग ना बताया जाए और मैं आके चेक कर दूंगा कि आपके अंदर कौन सी डिसीज है। और मैं ये कर रहा हूं 92 से डाउजिंग पर मैंने वर्क करना शुरू किया था। सबसे पहले जमीन की अंदर छिपे हुए पदार्थों को देखना, जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग करना कि पानी कहाँ निकलेगा उससे, फिर इंसान के अंदर वर्क किया। इसके ऊपर मेरे पेपर भी पब्लिश्ड हुए हैं, इसके ऊपर ही तो मेरी पीएचडी है है पूरी। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सर जैसे बहुत सारे लोग जो रेंट पर रहते हैं उनके लिए तो वास्तु की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्या आपको क्या लगता है कि वास्तु उनकी लाइफ में भी जरूरी है? सर फिर तो ऐसा है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिनके नाम की रजिस्ट्री नहीं है, जिनके नाम की रजिस्ट्री है उनको ही वास्तु दोष लगेगा। ये बिल्कुल मिथ है। जो जिस भूमि पर बसेगा उसकी उस एनर्जी का इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ेगा, चाहे दृश्य अदृश्य रूप से कैसे भी। ओके। जो व्यक्ति, जैसे कि टाटा है, उसकी ताज होटल इतनी है दुनिया में, उनके सारे ईशान पे टॉयलेट भी बने हुए हैं, तो फिर तो उस व्यक्ति के ऊपर उसके तो फिर दुर्दशा हो जाना चाहिए थी। नहीं, जो व्यक्ति बसता है, जो व्यक्ति उस भूमि को यूज करता है, चाहे उसके नाम से रजिस्ट्री हो या ना हो, चाहे वो रेंट पे हो या फिर मालिक हो, उस पर जो व्यक्ति जहां पर रहेगा उसकी एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जब कहीं गंदगी पड़ी हुई हो सर, और वो आपका घर ना हो, आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं हो, तो बदबू आपको आएगी। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात, सही बात है। लेकिन सर और जो कुछ वीडियोस देखी हैं वहां बिल्कुल उल्टा है, मतलब कुछ लोग मतलब देखो वो रील वास्तु है वो रील वास्तु है। ध्यान रखना, वास्तु की डेफिनीशन और वास्तु के प्रिंसिपल को आप ध्यान रखते हुए सारे आप टूल पे जाइएगा, एप्लीकेशन पे जाइएगा कि क्या लोगों ने बना दिया कि किसी के, कई बार मैं सुनता हूं, मैं जाता हूं, सर ये वास्तु दोष था मेरे घर का, मैंने इसको काट करके एक स्ट्रिप, एक रंग की पट्टी डाल करके वो दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करा दी। मैंने दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करा दी, तो वो, अरे भगवान, जियोपैथिक एनर्जी जो है, मॉइस्चर जहां से जहां तक जाएगी, करंट का फ्लो वहां से वहां तक रहेगा, उसका दुष्प्रभाव जहां पर आप रहोगे ना तो वो भूमि कटेगी। रजिस्ट्री कराने से विभाजन नहीं होता, यानी कि फिर तो सीधा सीधा बात है कि भारत में 33 to 40% लोग रेंट पे रहते हैं, उन्हें कोई वास्तु दोष ही नहीं लगना चाहिए उन्हें कोई वास्तु दोष ही नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आप इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में यदि कोई भी दोष है तो आप स्टूडियो में बैठ करके आपको तो दोष लगने नहीं चाहिए। करेक्ट। आप किसी ऊंची पहाड़ी पे जब घूमने जाते हो, जहां आनंद की अनुभूति करते हो, तो वहां तो आपके लिए आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं है ना तब भी असर होता है उसका तब भी आपको, ये लोगों ने वास्तु को ऐसे मिथों से घेर दिया है कि पूछो मत। ग्रंथों को पढ़िए। ओके ओके सर, एक चीज जानते हैं हम यहाँ पर, ऐसे कौन से बहुत कॉमन वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं? देखिए, अभी तक मैंने सबसे ज्यादा कष्टों से घिरा इंसान को देखा है, वो देखा है कि जहां की भी लैंड एनर्जी पुअर होती है, लैंड एनर्जी बाधित शापित होती है, सबसे ज्यादा परेशान पाया गया है। किसी के व्यक्ति के घर में यदि नेगेटिव एनर्जी, यदि शल्य दोष यानी हड्डी इत्यादि गड़ी हो, तो वहां व्यक्ति बीमार ही पाया जाएगा। दूसरा दोष है कि यदि किसी के घर में गड्ढा गलत हो तो वो इंसान को गड्ढे में ले जाता है, उसके घर में परेशानी, पीड़ाएं, मुसीबतें, बीमारियां और बिजनेस ठप हो जाता है। जैसे कि ब्रह्म स्थान का गड्ढा। हाँ, ये क्या, सही सुना है मैंने बहुत। सेंटर में ब्रह्म स्थान पर गड्ढा बन जाए, ब्रह्म स्थान पर टॉयलेट बन जाए, ब्रह्म स्थान पर किचन रसोई बन जाए, या फिर साउथ वेस्ट में आपका डगबेल हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो जाए, साउथ वेस्ट का दरवाजा, याद रखना, नैऋत्य कोण का,
नैऋति देवता जहाँ पर राहु का वास होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और मैंने देखे कि यहाँ पर ये सबसे बड़े महादोष हैं, सबसे बड़े दोष हैं। इन दोषों का दुष्प्रभाव चाहे व्यक्ति की कुंडली कितनी अच्छी भी चल रही हो तब भी ये दुष्प्रभाव व्यक्ति को पड़ते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट उनको कम रहेगा जिनका राहु उच्च का है, उसको नैऋत्य कोण पर यदि दरवाजा है तो उसे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन गड्ढा जो है, पानी वाटर टैंक है, यदि आपने डगबेल बना दिया साउथ वेस्ट में। अभी मैं एक कहानी बताता हूं आपके लिए कि एक व्यक्ति ने रोहतक में साउथ वेस्ट में डगबेल पहले से था, वो वाला फार्म हाउस ले लिया। एक को बिका, दूसरे को बिका, तीसरे को बिका और ले लिया। अब उसकी राहु भी नीच का था, राहु की महादशा भी चल रही थी। अब उसके साथ क्या हुआ, पानी आ गया, वो ड्राई है, राहु ड्राई है, सूखा है, जल आ गया बहुत बड़ा। उस व्यक्ति ने क्या किया कि वहीं पर एक स्विमिंग पूल बना दिया, अच्छा सा। लोगों वास्तु नहीं देखते, क्या हुआ सुनिएगा आप। उसका एक्सीडेंट हुआ और घर के तीनों सदस्यों के लिए ऐसी इंजरी हुई कि बिल्कुल अभी 4 महीने से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दूसरा काम देखिए, बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। तीसरा, कहीं बहन बेटी की कहीं शादी की हुई और उनका तलाक का केस चलना शुरू हो गया। तो ऐसी मुसीबतें जब एंटी एलिमेंट आ जाएंगे, जब साउथ वेस्ट का गड्ढा, साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड कोई डगबेल बना दिया जाता है तो बहुत बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि आप एक और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी, लेकिन सभी को परेशान नहीं करती नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट। हाँ सर, जैसा, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही सुना है सर कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो आपको कैंसर होना कंफर्म्ड है, होगा ही होगा। सर ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। आप 45वें नंबर सेक्टर नोएडा में आप जाइएगा, बिल्डिंगें बनी हुई हैं और एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें कि पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक सारा नॉर्थ ईस्ट में ही मैंने जोनिंग की टॉयलेट पाई गई, लेकिन वहाँ के 11 फ्लोर में से किसी एक व्यक्ति को कैंसर नहीं पाया गया। बॉम्बे, अब मैं हर महानगर की बात करता हूँ, मुलुंद में एक 31 माले की एक बिल्डिंग है, उसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन एक व्यक्ति को भी कैंसर नहीं है। ये हो सकता है। कैंसर कब होता है? जब जमीन के अंदर गंदा पानी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा हो, सेप्टिक टैंक के ऊपर व्यक्ति सो जाए, वहां पलंग रखा हुआ उस सेप्टिक टैंक के ऊपर, तो सारे बैक्टीरिया जो वायरस हैं वो आएंगे और उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। लेकिन ईशान कोण पर हो सकता है कि वो दुखी रहे, परेशान रहे, मे बी कुछ लोगों को कैंसर, लेकिन दावा कर दिया जाए कि सबको कैंसर हो गया, ये गलत है। ओके सर, तो ये जब हम घर के वास्तु की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्री वास्तु की बात कर रहे हैं, तो क्या घर के अंदर ही का वास्तु इंपॉर्टेंट है या जो सीवेज लाइन है या वो जो रोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, रोड भी इंपॉर्टेंट है कि रोड पे कहीं सीधे आपके घर के मेन डोर पे आकर के रोड तो समाप्त नहीं हो रहा। साउथ वेस्ट की या साउथ की या साउथ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की टक्कर में आपका डोर, मेन डोर तो नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी एक्सीडेंट समस्या पैदा कर देगा आपके यहाँ, बहुत बड़ा रोग को जन्म दिला देगा। ये तो नहीं है। फिर सीवर लाइन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज हो और ड्रेन जो गंदा पानी निकले वो नॉर्थ वेस्ट से निकल जाए, रोग के स्थान से निकल करके बाहर चला जाए। और आपका जो भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाए वो नॉर्थ ईस्ट में बनाए जाएं। लेकिन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट की डायगोनल टू डायगोनल लाइन पे कभी भी बोरिंग गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शिशु पिशाच बिंदु बैठते हैं, वहाँ पर तकलीफ अवश्य जन्म ले जाती है। लोग बाग नॉर्थ ईस्ट समझ के एक कॉर्नर में करवा देते हैं, कॉर्नर से हट के नॉर्थ ईस्ट की तरफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग या डगवेल कोई भी वहां पर बनवाए। एक और मेरा सवाल है सर, मैंने ना ये बहुत पहले सुना था, अभी नहीं, काफी टाइम पहले मैंने सुना था कि पहले अमिताभ बच्चन जी का जो घर था वो कॉर्नर का घर था, ठीक है, बिल्कुल कोने का घर था। तो इसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। तो कॉर्नर का घर अगर आपका है
तो आपकी हेल्थ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। डेड एंड बोलते हैं उसे, लास्ट घर मतलब डेड एंड। क्या होता है जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी एनर्जी पूरे से पैक कर दी जाएंगी, लास्ट में जहां जाएंगी वहां पर उसका सीधी सीधी वहीं पहुंचेंगी। यदि आपका घर होगा, घर का दरवाजा होगा तो पूरी प्रवेश कर जाएगी। ठीक है ना, टक्कर टक्कर लगती है, टक्कर लगेगी इस वजह से। तो फिर ये ठीक डेड एंड ठीक नहीं होता है, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, कोई भी हो, डेड एंड कभी भी ठीक नहीं। अच्छा, वो डेड एंड पे नहीं होना चाहिए, ताकि वो एनर्जी का जो फ्लो है वो बना रहे, रुके नहीं। हाँ, ओके ओके ओके। सर मैं अभी जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, काफ़ी सारी डिस्कशन किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं थी और मैं मतलब मेरे को समझ के और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तु की वजह से आप अपनी लाइफ के हर एरिया पर काम कर सकते हो? हर चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी, हर चीज़ पर काम किया जा सकता है। पुनः मैं आपको वास्तु की परिभाषा पे लाता हूँ। वास्तु यानी प्रकृति की सारी एनर्जी का उपयोग करना। जैसे हमारी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति ऐसी थी एक समय कि हम सूर्य की किरणों से ही चिकित्सा करते थे, सारी की सारी करते थे। तो ये डेफिनेटली हम हेल्थ को भी ठीक कर सकते। मेंटल स्ट्रेस, यदि आपको सन रेज एंड पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी अच्छी, तो आपको मेंटल स्ट्रेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आप कहो कि सारे कर्मा को डिलीट कर दोगे, ये गलत है। भगवान राम को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम और आप किस खेत की मूली हैं कि सब कुछ वास्तु से डिलीट कर दिया जाएगा। हाँ, प्रकृति के नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके अपने खाते का जो पुण्य है उसका भोग कर पाओगे। जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर है, डिपॉजिट मनी है, उसको आप आराम से खर्च कर लोगे। यानी कि आप उस एनर्जी का उपयोग करोगे तो आपके जो पूर्व संचित पुण्य है उससे आप जीवन अच्छा बिता लोगे। सब कुछ डिलीट कर लोगे, ये तो फिर हर व्यक्ति भगवान बन जाएगा वास्तु ठीक करके। राइट राइट। सर एक चीज मैं पूछता हूँ, अभी क्यूरियोसिटी से सवाल निकल रहे हैं। आप जैसे ना हजारों लोगों को आपने वास्तु सिखाया ही है और अब तो मतलब हजारों नहीं है, लाखों, सॉरी लाखों लोगों को आपने लाखों लोग, दुनिया भर में लाखों लोग उसमें हो चुके। हमारी जितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है, अच्छा, स्वर विज्ञान की, अष्टांग निमित्त की, आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग की, मिरेकल की, ज्योतिष की और पिरामिडोलॉजी की, ऐसी वृक्ष वास्तु की, इन सबको मिलाकर के लाखों तो आराम से हो गए। क्योंकि हजारों तो एक साल में क्या एक माह में भी 1,000 लोगों को हम ट्रेनिंग दे देते। एक ही बार की ट्रेनिंग में हमारे यहाँ 1200 लोग, चंडीगढ़ या दिल्ली में जो हुआ था महरौली में, वहाँ पर 1,000 लोग आए हुए थे। तो सर जब आप ये अब जब आप ऑनलाइन डालते हो तो हर कोई भी रजिस्टर कर लेता होगा, लेकिन मेरे को ये जानना है कि क्या वास्तु स्पेसिफिकली, वास्तु जानने के लिए क्या इंसान की कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से। ये सिर्फ भारत में मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी एक ऐसी संस्था है जो आपके लिए सबसे पहले शपथ पत्र लेती है, एफिडेविट भरवाती है। शपथ पत्र पे साइन किए बगैर हम किसी को भी वास्तु नहीं सिखाते। अभी हमारे यहाँ एक व्यक्ति आ गया था सतना में जो ड्रिंक करता था, उसको बैरंग वापस भगा दिया मैंने, क्योंकि उसने वो काम एक दिन पहले ही पता चला था कि रूम में उसने बाटल ला करके वो पी। हम ऐसे लोगों के लिए जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, खिलाते हैं, उनके लिए हम वास्तु नहीं सिखाते हैं। उसका शपथ पत्र लेते हैं, या तो त्याग करो तब हम। और लेकिन जो दारू पी रहा है, अफीम खा रहा है या खिलवा रहा है, और उनके लिए वो वास्तुविद बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, इस पूरी वर्ण व्यवस्था का डिवीजन किस बेस पर किया गया? अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार ही आपने ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय इनका विभाजन किया। जो व्यक्ति जिस दिन से वास्तु का ज्ञान हासिल कर लेता है वो ब्राह्मण कुल को रिप्रेजेंट करने लगता है। उसके गुणधर्म ब्राह्मण के हो जाना चाहिए, तब उसके घर में, किसी के घर में जाते ही वो पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएगा। मीट मटन मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, अफीम खाने वाला, अफीम की गोली खाने और खिलाने वाले से वास्तु दोष ठीक नहीं हो सकते। जैसे मेरी अपनी दिनचर्या को पूछे
तो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन वास्तु का ज्वलंत एग्जाम्पल हूँ। सूर्य उदय से 1.5-2 घंटे पहले सो करके उठता हूं। जो लोग सूर्योदय के 2 घंटे बाद सो करके उठते हैं वो वास्तुविद नहीं कहे जा सकते, और उनके घर की कितनी वास्तु ठीक कर दी जाए उसके उनके रिजल्ट नहीं होंगे। क्योंकि लोग एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज को बस ऐसा कोर्स समझ के कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं कई कोर्सों में नॉनवेज खिलाया जाता है। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि एक साइड में नॉनवेज के स्टॉल लगे होंगे, एक साइड में वेज के होंगे, और लोग वास्तुविद मतलब आज ब्राह्मण कुल को भी मतलब जिसे कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। लेकिन याद रखना कर्मा कभी आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि सभी चीज एनर्जी है सर, है ना। जैसे आपने शुरू में आपने किसी जानवर को मारा लगते हुए, वहां पर कैसी एनर्जी क्रिएट हुई? सर एक यंत्र के बारे में मैंने आपके भी कुछ वीडियोस देखे हैं जहां पर आपने बात की पिरामिड यंत्र के हाँ, पिरामिड यंत्र, हाँ। पिरामिड मनोवांछित। हाँ। मैं सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी को 92 से यहीं से प्रारंभ किया था। जब मैंने प्लास्टिक के पिरामिड देखे तो मैंने कहा ये तो बैट कंडक्टर है, इससे करंट का फ्लो कैसे होगा। और मैंने कॉपर का पिरामिड अपने हाथ से, सर्वप्रथम हमने अपने हाथ से खुद बनाया था, कैंची से काट करके। वो यात्रा जर्नी शुरू हुई और वही खींच के मुझे वास्तु में ले आया। मुझे उस समय में वास्तु का बाबी नहीं जानता था, और मैंने उसके अंदर फल सब्जियों को रखा। एक एक माह 2-2 माह तक मैंने अंगूर और एप्पल को रखा है, एज इट इज बने रहे। अभी मैंने अपनी एक वर्कशॉप जो हुई थी बिरला में, उसमें सभी के लिए मैंने पिरामिड दिए, और 9 दिवस तक 8 दिवस तक मैंने टमाटर दिए कि उसके नीचे रख दो। एक भी टमाटर नहीं सड़ा। मैंने चैलेंज दिया था यदि सड़ जाए तो मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा। इतनी एनर्जी है, क्योंकि जहां पिरामिड के नीचे जो भी वस्तु रखी जाती है उस पर जियोपैथिक एनर्जी यानी जमीन के अंदर की एनर्जी और सन की एनर्जी, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण उस पिरामिड के अंदर रखी हुई वस्तु सारी चार्ज हो जाती है। इसलिए इतना बड़ा इफेक्ट होता है। मैं तो सारे घर की एनर्जी को सिर्फ पिरामिड से चार्ज करवाता हूं, और अधिकांश वास्तु दोषों का निवारण भी सिर्फ कॉपर पिरामिड से करवाता हूं, प्लास्टिक पिरामिड नहीं, जो कि आपके दिल्ली में बाढ़ आ गई है। प्लास्टिक के पिरामिड बैड कंडक्टर हैं। इसकी कोई दिशा भी होती है कि किस जगह रखना चाहिए? देखिए 0 डिग्री पे इंस्टॉल करना चाहिए पिरामिड को, हमेशा 0 डिग्री पर। 0 डिग्री मतलब कि उसकी जो एक्सिस नॉर्थ साउथ एक्सिस रहे वो 0 डिग्री पर रहे। यदि आप टिल्टेड रखेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन उतने बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और चीज सर, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए बिना तोड़ फोड़ के तो पूरी वास्तु को मैंने ही ठीक किया है, अनेक बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाया। और मैं जियो वास्तु बनाम बिना तोड़ फोड़ की वास्तु, कभी भी एक भी ईंट आज तक किसी भी इंडस्ट्री में मैंने नहीं तोड़वाई, किसी भी इंडस्ट्री में। और बंद फैक्ट्रियां भी चालू करवाई। वो सिर्फ और सिर्फ केवल लैंड की एनर्जी को बूस्ट करिए, यानी कि वो उसका कर्मा है, बुरी एनर्जी और अच्छी एनर्जी। जैसे आपके बुरे मतलब बेकार आपके कर्मा, अच्छे कर्म, तो हम अच्छे कर्मों की जब हम बढ़ोतरी कर देते हैं, इसी तरह से लैंड की एनर्जी जैसे ही हम इम्प्रूव कर देते हैं बहुत सारी मेथड से। जैसे कि एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं, हम हर घर में एक लैंप जलवाते हैं। देसी गाय के घी का एक दीपक लिया और उस दीपक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, भीमसेनी कपूर और एक जियो वास्तु धूप यानी लैंड एनर्जी बूस्ट करने वाली धूप एक चुटकी डलवाते हैं। प्रतिदिन आपके घर में जलेगी। आपके घर की सारी धीरे धीरे सारी निगेटिव एनर्जी पलायन कर जाएगी और आप 3 दिवस में रिजल्ट देखिएगा। ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 दिवस की। यदि आपके पास धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कपूर को जला दीजिए। कपूर राहु है, राहु निगेटिव एनर्जी है, सारी की सारी निगेटिव एनर्जी पलायन कर जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक और मैं कह रहा हूं, ये भी ना कर सको तो गीर गाय का या काली देशी गाय का आप लेके आइएगा। क्या आप घी, और घी का दीपक आप 24 घंटे के लिए सगुण में जला दीजिएगा। सगुण में आप देसी गाय के घी का दीपक
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नीचे 5 मुट्ठी आप चावल डाल दीजिएगा और उस पर स्वास्तिक अंकित करके और एक दीपक अखंड दीप जला दीजिएगा। उसके कारण ऐसी ऑक्सीजन क्रिएट होगी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जो कि आपके घर को बहुत सारी सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी धू धू करके पूरी बाहर हो चली जाएगी। एक ब्रह्मास्त्र और मैं देता हूं जो हमेशा ही हर घर में करता हूं कि आप अपने 3 जगह पर सांस को रोक करके इच्छा को रख करके केसर के पाउडर के द्वारा स्वास्तिक अंकित कीजिएगा। स्वास्तिक हमारे वीडियो में है बनाने का तरीका, कैसे दिया गया रील में। आप अनामिका उंगली, ये अर्थ एलिमेंट की उंगली है, इससे आप अपने प्रवेश द्वार के दोनों साइड में, चाहे वो दरवाजा किसी भी दिशा का क्यों ना बना हो, किसी भी पथ पर क्यों ना बना दिया गया हो, साउथ वेस्ट का दरवाजा भी है, तब भी आप इस उंगली से नीचे से ऊपर लाइन को ले जाते हुए लेफ्ट टू राइट और चारों जगह डंडा लगा करके बना दीजिए सांस को, रुकी सांस के, कि घर में पॉजिटिविटी हो, घर में समस्त वास्तु दोषों का निवारण हो। स्वास्तिक दोनों साइड और एक आज्ञा चक्र यानी एक ऊपर बना दीजिएगा। 3 स्वास्तिक आपने एक लोकेशन पर बनाए। दूसरी लोकेशन आप तुरंत मंदिर में जाइएगा, मंदिर पे इच्छा को रख करके घर में सुख शांति हो ऐसा स्वास्तिक बना दीजिएगा। तीसरा स्वास्तिक आप अपनी तिजोरी में खूब धन की वर्षा हो ऐसा स्वास्तिक बना दीजिएगा। सांस को रुकी हुई सांस के साथ नाभि से ऊपर आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। और यदि आपके घर में कहीं पर भी दरवाजा हो, एक देसी गाय के ओपले से बंधनवार बनाया जा रहा है चरखा के द्वारा। वो बंधनवार इतना बढ़िया बनाया जा रहा है जिसमें कि आपके सल्फर एंड लाइम एंड चैत मास के गोबर से, वो हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, मैं नाम ले रहा हूं, इतनी गजब की चीज बनाई गई है। वो बंधन बार आप अपने दरवाजे पर टांग लीजिए, देखिएगा घर में क्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि खुशहाली और शांति होगी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए समझना कि कैसे वो चीज़ों को मतलब वो ठीक कर सकते हैं अगर तोड़ फोड़ उन्हें नहीं करनी। और आपने बता दिया तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादा जरूरत हो तो एक काम करिएगा, पीली सरसों को लेकर के और अपने अभीष्ट मंत्र, जिस मंत्र का आप हमेशा जाप करते हो पहले, लेकिन उस पीली सरसों को वॉश कर लेना, धो लेना और सरसों को लेकर के आप एक रात्रि पूरे घर में बिछा देना। दूसरे दिन मयूर पंख को लेकर के झाड़ू लगा करके इकट्ठा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना। जितनी भी निगेटिविटी होगी पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा और निगेटिविटी पूरी पलायन कर जाएगी। आज का पॉडकास्ट विशेष रूप से ब्रह्मास्त्रों से भरा हुआ था, आम दर्शकों के लिए था, जिससे मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि एक ऐसा पॉडकास्ट हो जो कि हर व्यक्ति के लिए एक एक उपाय ऐसा मिल जाए जिससे कि वह अपने जीवन में शांति समृद्धि ला सके। सर मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आई थिंक एक ऐसा कंप्लीट कोर्स बन गया है 2 घंटे का। अगर कोई इसका रेफरेंस लेकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे जवाब उसे मिल जाएंगे। और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब क्योंकि ना आपकी सर जो एनर्जी है, मैंने ना बहुत सारे लोगों को यही बोला है कि जब मुझसे लोग सवाल करते हैं तो मैंने ना इतनी बार सिर्फ आपकी वीडियो ही फॉरवर्ड की है उनको, क्योंकि मेरा खुद का विश्वास आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब से मैं आपसे सौर विज्ञान का अपने पॉडकास्ट किया था और उसके बाद मैंने आपके सोशल मीडिया को भी फॉलो किया, मैंने वास्तु के आपके बहुत सारे वीडियो देखे और जिस इंटेंट से आप समझा रहे लोगों को सर, वो मुझे लगता है जो हमारी इंटेंशन है ना, वो ये निर्धारित करती हैं कि वो कितनी प्योर एनर्जी से कितने लोगों तक पहुंचेगा और कितने लोगों की मदद होगी। और वहाँ मेरे को ऐसा महसूस होता है कि सर आपसे श्रेष्ठ नहीं है कोई। नहीं, मैं प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सब उनके चरणों की रज हैं। हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए कि जन जन को लाभ पहुंचाने का होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आने की कदापि कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मैंने देखा एक ज्वेलर्जिस्ट क्लास 1 पोस्ट को छोड़ करके और इस फील्ड में आए तो निश्चित रूप से उसकी कोई और भावना होगी। पैसा तो मुझे वहाँ भी बहुत मिल रहा था और पैसा यहाँ मुझे जितना लोग कमाते हैं उतना मैं प्रतिदिन छोड़ता हूँ। मैं किसी गरीब व्यक्ति का, किसी बंद कारोबार का, जिसका कारोबार ठप्प हो चुका हो, एनपीए हो गया हो, कोई गरीब हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई एनजीओ हो, मैं उनका कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जो कर्ज में डूबा हुआ हो उनका कोई फीस नहीं लेता हूँ। यदि किसी के पास पैसा नहीं है, मैं उनके लिए निःशुल्क
अपनी ट्रेनिंग कोर्स में एंट्री देता हूं। अभी मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि यदि किसी को सम्यक वास्तु सीखना है तो मोस्ट वेलकम। वाह सर, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। वाह सर, अमेजिंग सर। आई थिंक ये प्योरिटी ही है जो शायद जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना सर कि आपका साथ होना- हमारे गुरु की बहुत ब्लेसिंग है, हाँ, उससे बड़ी दौलत मेरे पास नहीं। राइट सर। तो थैंक यू सो मच सर। और मेरे को लगता है कि आई थिंक सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मास्टर क्लास हो गई होगी और बहुत सारी चीज़ें हमने समझी इसमें इस दौरान। और मुझे डेफिनेटली ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब के पास ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए होंगे जिनको हम अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने कारोबार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है जो छूट गया है या जो आप और क्लैरिटी के लिए पूछना चाहते हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, या फिर मैं सर के ना जो लिंक है, सोशल मीडिया के जो लिंक है, मैं वो सारे डिटेल वहाँ पर मैं डाल दूंगा। आप उनको डायरेक्टली भी कनेक्ट करते हुए उनकी जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बाकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप डायरेक्टली कनेक्ट करके भी उनसे जुड़कर वो सवाल पूछ सकते हैं, ताकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है सर का और हमारा, हम ये इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेंगे, उनकी लाइफ बेहतर होगी। और जो भी कुछ कन्फ्यूजन जो बाहर बहुत सारे तरह के कंटेंट से जो क्रिएट हो गई थी, आज शायद वो कम होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब हमें अपने आप मिल जाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट या मिलता हूँ, लेकिन आपका इनर पावर जो है, आपका जो ऑरा है, निश्चित रूप से आप एक मोटिवेशनल गुरु तो हैं, लेकिन उसके साथ उससे भी कहीं ज़्यादा कि आपका इनर पावर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। शायद वो हो सकता है आपके साथ हूँ, आपकी नहीं एनर्जी मेरे मिल रही है। साथ नहीं है ही आपका अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।